Do you think कि ट्रम्प is controlled by Israel? 110%। ट्रंप को नेतन्याहू ऑर्डर करते हैं कि यू हैव टू बॉम्ब ऑन ईरान। One of the most loved teachers of India, Khan sir, is back. इसराइल क्यों कैसे कंट्रोल करता है अमेरिका को? इजराइल सबसे ज्यादा फंडिंग करता है यूएस इलेक्शन में। पूरा आप समझिए सिलिकॉन वैली से लेके और न्यूयॉर्क तक दो चीज अगर कब्जा हो गया तो पूरा कब्जा हो गया। ये दो लॉबीज यूज की है। इस एपिसोड में खान सर ने बात की डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन फाइल कनेक्शन के बारे में, साथ ही यूएस, इजराइल, चाइना, इंडिया और रशिया जैसे ग्लोबल पावर्स के बीच चल रही जियोपॉलिटिक्स पर ऐसी इनसाइट्स शेयर की हैं जो आज के टाइम में समझना बहुत जरूरी है। और ये सब अमेरिका का प्लान है कि ट्रम्प का? सब एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा ट्रंप ये है कि बड़बोला बदतमीज टाइप का ज्यादा है, और ट्रंप की नीतियों को अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म में बहुत भुगतना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में ट्रम्प को कौन रोक सकता है? ट्रंप को तो वहाँ की पब्लिक को इस पे करना चाहिए। बट वहाँ की पब्लिक भी क्या है, जो एप्स्टीन फाइल पे आवाज नहीं उठा सकी, वो क्या करेगा? Who do you think अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है? रसिया, पुतिन को ये लोग निपटाएंगे। लोग कैसे? पुतिन के जो टॉप जनरल्स हैं ना, ये उससे इसका एसिसिनेशन करवाएंगे। क्या बॉस है अमेरिका सबका? ऑब्वियस बात है, कोई कुछ बोल के देखे। और अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना उसको रखा है, वो बर्गर है जो, क्या नाम है उसका, डोमिनोज का बर्गर, क्या नाम है, किम जोंग, उसको रखा हुआ है। तो चाइना क्या करता ना, उसको हथियार देता है, तुम टॉर्चर करना है इसको। आपको लगता है अभी चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई होगी ताइवान को लेकर? चाइना बस इतना चाह रहा है कि अमेरिका ईरान में उलझ जाए। अमेरिका जहां उधर उलझेगा ताइवान को समेट देगा। पाकिस्तान तो बड़बोला है, चाइना घातक है। पाकिस्तान का पीएम जाके ट्रम्प के सामने सर सूटकेस खोल देता है, उसके सारे रेयर अर्थ मिनरल दिखाता है। पाकिस्तान में जितने रेयर अर्थ मेटल हैं वो बलूचिस्तान में है, और इंडिया आज नहीं तो कल पाकिस्तान का बलूचिस्तान तोड़ देगा। ये डोभाल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बांग्लादेश अपने लिए खतरा है? अभी तो है, पैदा नहीं हो पा रहा था बांग्लादेश 1971 में। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी तो हम लोग ऑपरेशन से किए। हम लोग किससे डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन हम डरा नहीं पाते हैं किसी को। ये हमारी है। Do you think World War III स्टार्ट होगी? अगर आपको कोई सामान भेजना हो या कहीं से मंगवाना हो, बहुत बार ऐसा होता है कि सही ऑप्शन मिलना मुश्किल हो जाता है, एंड फॉर स्मॉलर आइटम्स इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल। इसीलिए आई सजेस्ट पोर्टर। इनके 2 व्हीलर्स कैन ईजिली हैंडल अप टू 20 kg, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऐप पर जो प्राइस दिखता है वही फाइनल प्राइस होता है। आपको रेट्स के लिए नेगोशिएट नहीं करना पड़ता, और ना ही इनके पार्टनर्स आपसे कभी एक्स्ट्रा कैश मांगेंगे। जब एक रिलायबल एक्सपर्ट आपका सामान ले जा रहा हो तो आप टेंशन फ्री होकर अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। टू नो मोर अबाउट पोर्टर, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो पिछली बार ना हमने पाकिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप की बात करी थी। इस बार मैं चाहता था कि अपन अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप की बात करें। तो अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है? वो ना सबसे बड़ा देश है, ना सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है। पहले एक टाइम पर जब वो पावर में आया, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दुनिया में इन्फ्लुएंस और जो लोगों पे दबदबा था वो भी उसका नहीं था। तो कुछ नहीं था उसके बाद भी, लेकिन उसके बाद भी आज पूरा देश, पूरा दुनिया उसको सुनता है। हमारा देश भी, हर देश। हमारे ऊपर परमाणु बम मारने आया तो फिर भी दोस्त बनते हैं हम लोग। तो हर देश पे ऐसा ही है। हाँ। जापान को मार के जापान की सिक्योरिटी खुद करता है आज भी। दोनों परमाणु बम जापान पे मारा 1945 में, आज भी जापान की सिक्योरिटी अमेरिका ही करता। तो ऐसा क्यों है? वो क्यों पावरफुल कैसे बन गया इतना? अब देखिए, इसके कई रीजन है। अब जैसे हम लोग पहले इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की बात किए थे, तो हमारे से अभी पाकिस्तान रिलेशनशिप से हट गया है। अभी उसका चक्कर चल रहा है चाइना से। पाकिस्तान उसको यूज करके छोड़ दिया। तो उसके अब हटाते हैं उसकी में। अमेरिका के साथ क्या है ना, एक कहावत कहा जाता है, ज्योग्राफी क्रिएट्स इकोनॉमी। आपकी ज्योग्राफी कैसी है वहां हो जाएगा। जैसे झारखंड की ज्योग्राफी, ऑटोमेटिक खनिज निकल रहा है वहां से, ऑटोमेटिक। बट ज्योग्राफी क्रिएट्स इकोनॉमी एंड द पॉलिटिक्स होल्ड दिस इकोनॉमी। अगर आपका पॉलिटिक्स वहाँ पे राजनीति खराब है ना, तो वो इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। झारखंड, उसकी ज्योग्राफी उसको पैसा दे रही है, बट पॉलिटिक्स वहाँ पे उतना सस्टेन नहीं कर पाई। मतलब एक समझिए कि पिछड़े राज्यों में उसकी गिनती हो रही है, जबकि सबसे ज़्यादा खनिज होना चाहिए।
उसका उल्टा सिंगापुर में देखिए, सिंगापुर का लोकेशन इतना जबरदस्त है ना कि सारी जहाजें वहीं से जाती है। सिंगापुर में इतनी कम जमीनें हैं ना कि वहाँ फैक्ट्री जो है वो पानी वाली जहाज पे लगा दी गई है और जहाज को समुद्र में भेजा गया है। लोग ड्यूटी करने छोटी नाव से जाते हैं, आपको पता ही जी। जमीन ही नहीं है वहाँ पे, इतना छोटा सा देश है। 1965 में आज़ाद होता है यहाँ पे। तो वहाँ पे ज्योग्राफी ने इकोनॉमी को क्रिएट किया, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियन ने उसको होल्ड करके रख लिया, बचा के रख लिया इस चीज़ को। ये चीज़ें अमेरिका के साथ भी होती है। उसके एक तो उसकी जनसंख्या बहुत कम है, 35 करोड़ लोग हैं, इंडिया से 3 गुना बड़ा है। आप बस यही चीज़ इंडिया में सोच के देखिए, आज अगर इंडिया में इतनी ही सब कुछ रहता, कोई चीज़ चेंज नहीं होती, बट हमारी आबादी 35 करोड़ रहती, तो क्या इतनी समस्या होती? ऑब्वियसली हम हाथी हैं, हम हाथी खाता बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या है ना कि आप सोचिए कि चलिए ऊपर से अगर 80,000 करोड़ रुपए हम निकालेंगे ना, तो सबको 500 रुपये पहुंचता है किसान को। 80,000 करोड़ निकला है, तो ये उसका एक तो एरिया बड़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम है, और मिनरल रिच है, उसके किसी न किसी एरिया में कुछ कुछ होता है, और वो दूर इतना है ना, इतना दूर है कि उसका दुश्मन बनना बहुत इम्पॉसिबल है। आप वहां तक कैसे पहुंचिएगा? एकदम हाई ग्रेड का मिसाइल होना चाहिए। अब अमेरिका ने सबसे अच्छी चाल क्या किया, उसने अपनी इकोनॉमी को होल्ड करने के लिए पॉलिटिकल पावर का बहुत इस्तेमाल किया। जैसे वो हर नियम बनाता है जो आप अमेरिका तक नहीं पहुंच सके। जैसे 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की आप मिसाइल नहीं बना सकते हैं, परमाणु बम नहीं रख सकते हैं, बड़ी नेवी रखने नहीं देगा, यूरेनियम, उसे पता है कि सबसे खतरनाक चीज यूरेनियम है, तो NSG बना दिया, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इंडिया भी उससे बाहर है, आप यूरेनियम नहीं रख सकते। तो हर पॉलिसी उसकी, जैसे हमें लगता है WTO हमारे लिए काम करता है, नहीं काम करता है। ये पूरी तरह अमेरिका को सिक्योर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो उसका सिस्टम इस तरह से है। और गौर करके देखिएगा आप, अमेरिका में कौन जाके बसता है? जो अपने अपने देश के टॉप पैसे वाले लोग थे, टॉप ब्रेन वाले थे, टॉप एंटरप्रेन्योर थे, वो जाके अमेरिका में बस रहे हैं। तो केवल क्रीम खींचा है अपने यहाँ पर। और अमेरिका को भी ये बात दाद देनी पड़ेगी कि वहाँ उस देश में कोई आके न्यूयॉर्क का मेयर बन जाता है और वहाँ का नहीं रहता है, और भाषण क्या देता है न्यूयॉर्क का मेयर जोरान ममदानी, सिटी ऑफ द इमिग्रेंट्स, रन बाय इमिग्रेंट्स एंड रूल बाय इमिग्रेंट्स। क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? नहीं। यहां पर तो ये हाल हो जाएगा कि लखनऊ का आदमी जयपुर में बाहरी हो जाता है, भोपाल का आदमी इंदौर में बाहरी है। वहां पे क्या है ना, उसने बाहर इंटेलेक्चुअल लोगों को दिल खोल के उसने बुलाया। तो इस वजह से आप देखिएगा पूरी दुनिया से दुश्मनी है, लेकिन पूरी दुनिया के टॉप ब्रेन, टॉप लोग वहीं चले गए हैं, और उसने उस टाइप का माहौल भी दिया है। अब इसको वो होल्ड कैसे करे, इसलिए पूरी दुनिया पे हथियार को रखता है, हथियार, और उसका सबसे बड़ा बिजनेस है हथियारों का। वो कभी युद्ध नहीं रोक सकता है। वो एक युद्ध होता है तो अमेरिका को 10 फायदे होते हैं, मारेगा उसका हथियार बिकेगा, 10 लोग डरेंगे उसी से हथियार खरीदेंगे। अब जो देश बर्बाद हुआ है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगा, वर्ल्ड बैंक को पैसा यही देगा, वहाँ से कमाएंगे। फिर जो उस पर कंपनियाँ आएंगी वो इन्हीं से खरीदेंगी, सब यही कमाता है। तो उसकी इस तरह से उसने बना के रखा। अच्छा, अगर यूरोप या एशिया जैसे देशों में रहता जिसके पास में बॉर्डर रहते, तो उसको भी बहुत डिस्प्यूट होता। वो अपने आसपास में किसी दुश्मन को पनपने नहीं देता है। मैक्सिको हो गया, कनाडा के राष्ट्रपति को कहता है कि तुम तो मेरे गवर्नर हो, तुम्हारा वो मेरा ही स्टेट है वो कनाडा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। और ये सब होते बड़े बेशरम है। जिसको नंगे घूमने में शर्म नहीं लगता, उसे वादा तोड़ने में क्या शर्म लगेगा? प्रैक्टिकली सोच के देखिए। अब उनका कल्चर भी अलग टाइप का है। इलोन मस्क के पिताजी जो थे, एरोल मस्क, उन्होंने जब शादी किया तो एक डिवोर्सी लड़की औरत से शादी किया। तो जिस महिला से शादी की उसकी ऑलरेडी एक बेटी थी, वो 4 साल की थी। तो जब शादी किए तो रिश्ते चले, कुछ दिन बाद उस महिला से, जिस इलोन मस्क के पिता ने जिससे शादी किया था, उससे डिवोर्स हो गया। तो उसकी जो बेटी थी 4 साल की, उसको खर्चा पानी पैसा उसे यही देते थे। बाद में जो बड़ी हो गई तो इलोन मस्क के पापा उसकी बेटी से शादी कर लिए। मतलब पहले उसकी माँ से किए, फिर उसकी बेटी से। जब उसकी माँ से शादी किए थे तो उसकी बेटी की 4 साल की थी। अब बड़ी हो गई, उसके 2 बेटे भी हैं, और दोनों इलोन मस्क के भाई हैं सब। इलोन मस्क के पिता के तो उसका कल्चर सब अजीब टाइप का है। ये सब ट्रू है? मुझे नहीं पता था ये। एकदम बिल्कुल ट्रू है। पर ऐसे ओके, तो ऐसा कल्चर क्यों है? ऐसा किसी को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता? अपना कल्चर रहे तब तो। हम लोग इंडिया वाले, इंडिया का कल्चर, वहाँ जो जहाँ से गया अपना कल्चर बना दिया है। अब किसी को अपने एरिया में रहने पे, अब जैसे हमको श्रीलंका में घुमा दीजिएगा, श्रीलंका में हमको कौन जान रहा है? हम
लोअर टी शर्ट पहन के घूम देंगे। तो वैसे ही वहाँ है, वहाँ जो जहाँ से गया है वहीं से, उसको कोई माई बाप वहीं नहीं पूछने वाला। और फिर जब वो इतनी दूर है तो दुनिया उसकी सुनती क्यों है? पावर है उसके पास। सबसे बड़ा चीज़ क्या है, वो ये कंट्रोल करता है कि आप हर घर में क्या क्या यूज हो रहा है उसको वो कंट्रोल करता ये है। कैसे आया उसके पास? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ना वो हथियार बनाता था और ब्रिटेन को हथियार बेचता था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पास पूरी दुनिया में डर का माहौल हो गया कि हमारा पैसा लूट जाएगा, हमारा सोना लूट जाएगा। तो सारे देशों ने ना पैसा और सोना लेके रख दिया अमेरिका के पास। अब अमेरिका को लग गया कि सोना देना नहीं है इसको, अब क्या करें? तो इसके लिए उसने एक डॉलर कूटनीति लाई। उसने कहा ना कि आपको जो चीज़ खरीदना है, हथियार खरीदना है ना, हथियार खरीद लीजिए, लेकिन पैसा डॉलर में लीजिएगा। तो सोना रखा था, डॉलर छापने में क्या जाता है, डॉलर छाप छाप के दे रहा था। इससे अमेरिका को लगा ना ये हमारा डॉलर तो छाप देंगे, हमको क्या जाता है, यहीं पैसा देंगे। और यहीं से वो सोचा कि पूरी दुनिया को हम मजबूर कर देंगे कि आप कोई भी चीज़ खरीदिएगा तो डॉलर में खरीदिएगा। आज भी दुनिया का 80% से ज़्यादा ट्रेड डॉलर में होता है। और उसने सोचा, और कोई अगर डॉलर लेने से मना किया तो या तो उसको डायरेक्ट मारेगा या तो इनडायरेक्ट मारेगा। जैसे वेनेजुएला को डायरेक्ट ले गया, ईरान को डायरेक्ट ले गया। इनडायरेक्ट लेना रहेगा तो इनडायरेक्ट भी उसके पड़ोसी को हथियार दे देगा। कुछ नहीं करना, उसके मंत्रिमंडल में 4 आदमी को करोड़ रुपया दे देगा, 100 करोड़ रुपया पकड़ा देगा। वो कहेगा कि हम प्रधानमंत्री हटा के वही रहेगा, तो तख्ता पलट करा देगा। शेख हसीना के साथ क्या किया, यही कराया। और इसके लिए उसका साथ देती हैं सब सोशल मीडिया। हर घर में सोशल मीडिया है, ट्विटर उसका, फेसबुक उसका, हर चीज़ पर उसका अपना कंट्रोल है। और वहाँ से वो नैरेटिव सेट करता है। पहले उस देश की इकोनॉमी चौपट करेगा, वहाँ महंगाई लाएगा, अपोजिशन लीडर्स को भर भर के पैसे देगा, अपोजिशन लीडर्स के बातों को सोशल मीडिया से उठाएगा, जिनकी सरकार गिरानी है उनके केवल निगेटिव चीज़ों को चलाएगा। 5-7 साल जब ये हो जाएगा तो फिर देखेगा कि उनके टॉप जो करीबी लोग हैं उनको खरीदना चालू करेगा, अपने एजेंट्स को भेजेगा CIA के थ्रू, और धीरे धीरे करके पूरी इकोनॉमी गिरा देगा। अमेरिका टिकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, और पैसा तब तक है जब तक दुनिया व्यापार कर रही है, और डॉलर में करेगी, और नहीं तो ये इसके पास हथियार इतना बड़ा मार्केट है। आप सोचिए कि जीवन भर अगर हम 100 एकड़ खेती करें, 100 एकड़ जमीन पे जीवन भर खेती करें, हमको उतना फायदा नहीं होगा जितना हम एक तोप बेच के खरीद लेंगे। एक तोप बेचेंगे उतना हो जाएगा। जीवन भर हमने 100 एकड़ पर खूब खेती किया है। तो उनके पास यही होता है, और वो लड़ाई रोकेंगे नहीं, और हमेशा एडवांस दिखाते रहते हैं। अभी जैसे अरब वाले को, हम लोग को लगता है कि अरब वालों को मार दिया ईरान, ये नहीं, अमेरिका जानबूझ के कर आएगी तुम पिटाओ, लोग पिटाओगे फिर खरीदोगे किससे? हम ही से खरीदोगे। हम कहेंगे अच्छा ये वाले पे ना पिटा गए, ये उससे एडवांस है। बट ये जो कर रहा है अभी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो जैसे आपने बोला वेनेजुएला को रातों रात उसने उठवा लिया प्रेसिडेंट को, राइट, कहीं पे भी झगड़े करा दिए, किसी की भी सरकार गिरा दी। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका आज जो देश उसके खिलाफ है, या जो अंदर से थोड़ा भी उसके खिलाफ पनपेगा, उसके प्रेसिडेंट को रातों रात उठा लेगा। कोई कुछ नहीं बोल सकता है। हम लोग, पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल वालों से कंट्रोल हो रही है, तो हम लोग, कोई कुछ नहीं कर सकता अमेरिका का। वेनेजुएला, आप सोचिए कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा ले गया। पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए था, पूरी दुनिया को यूनाइट होना चाहिए। नहीं हो पाई क्योंकि डर है उसको। कौन यूनाइट होगा? हम इंडिया। कल को पाकिस्तान को हमसे ज्यादा हथियार दे देगा उठा के। F-35 दे दिया पाकिस्तान को उठा के, पूरी समीकरण चेंज हो जाएगी। F-35 दिल्ली के ऊपर उड़ेगा, हमको नहीं दिखेगा। तो हम लोग अमेरिका को ना, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसको खुश रखना है। उसके पास यही चीज़ें हैं। और अमेरिका के चाल पे थोड़ा थोड़ा चलता है चाइना। उसने ना उसको रखा है, वो बर्गर है जो, क्या नाम है उसका, डोमिनोज का बर्गर, क्या नाम है, किम जोंग, उसको रखा हुआ है। तो चाइना क्या करता है ना, उसको हथियार देता है, तुम टॉर्चर करना है इसको। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई देश अगर कुछ भी करेगा, जैसे उसे ईरान से लड़ाई रखनी थी, अपना वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना था और बशर अल असद को, 3 लोग को खत्म करना था। ये 4 साल से प्लान चल रही थी। इसीलिए यूक्रेन को फंसा दिया गया। पूरी बैक से हथियार दी जा रही है। इधर यूक्रेन लड़ रहा था, सीरिया से बशर की सरकार चली गई, वेनेजुएला से ये चले गए, और इधर ईरान को लपेट दिया। और इसमें रूस की भी गलती है। क्या गलती है? दुनिया आप समझ रही है ना, इसके साथ खड़े होने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। किसके साथ? रूस के साथ खड़े होने से। आखिर कोई रूस का साथ छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है ना, उसके सामने से ईरान को उठा के ले गया ना।
आप किसी नाटो मेंबर को एक को मार, एक यूक्रेन को तो डायरेक्ट मार रहे हैं, क्या किया सब मिलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है कि नहीं? इन लोगों को भी करना चाहिए। हालांकि दे रहा है रसिया हथियार दे रहा है, रसिया सैटेलाइट लोकेशन दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी एक हाई पावर रडार दे देना चाहिए, कुछ उसको जो टेक्नोलॉजी चाहिए था वो दे देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये भी उलझ के रहा, इकोनॉमी से कमजोर हो गया रसिया बहुत ज़्यादा। बट अभी जितने दिन तक ये रुका रहेगा ईरान से तेल का व्यापार, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, हर दिन का ये 100 मिलियन के ऊपर का प्रॉफिट कमा रहा है। पुतिन को तो इससे फायदा ही फायदा है, और पूरी अमेरिका और पूरी दुनिया, देखिए जितना दिन रेवेन्यू, सॉरी नॉट प्रॉफिट, रेवेन्यू कमा रहा है। हॉर्मुज जितनी देर तक बंद रहेगा, ईरान, अमेरिका और नेटो देशों पर उतना ज्यादा प्रेशर रहेगा कि भाई युद्ध खत्म करो। और अब अमेरिका फंस गया है, अगर युद्ध खत्म कर देता है तो अब ईरान के लोग क्या है कि पूरी तरह यूनाइट हो चुके हैं, और ईरान वो समझिए कि एक सेकंड तालिबान बन चुका है। अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो फिर फंस जाएंगे। एक बार उतरे थे लोग 1980s में, इनका हेलीकॉप्टर लेके उनके 44 लोगों को ना गिरफ्तार कर लिया था, 80 के आसपास लोगों को, और 2 साल तक बंधक बना के रखा था, नहीं छोड़ा पाए लोग। बाद में यही हुआ इन लोगों के पास। तो अमेरिका बहुत बदतमीज देश है, एथिक्स उन लोग के पास नहीं होता है। तो बट अभी ईरान में क्या कर रहा है? ईरान में अभी तो उनको रिजीम चेंज करने के लिए क्या रिजीम चेंज किए, और तो कुछ नहीं हो रहा है, वो तो खत्म कर दिया और ज्यादा 31 डिवीजन में बना दिया। आपको क्या लगता है कैसे रुकेगा? अभी रुक जाएगा, क्योंकि इसमें कौन हारेगा? ईरान ऐसा कंडीशन करके चला गया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वो हार के भी जीत रहा है, और हमसे तो ईरान से अच्छी दोस्ती है। अब हम लोग की डिप्लोमेसी, हमारे जो विदेश मंत्रालय में, देखिए हम लोग जब भी बात करते हैं विदेश मंत्रालय को केवल एस जयशंकर साहब को देखते हैं, बट उनके नीचे जो है लोग मंत्रालय में काम कर रहे होते हैं, ये उनकी मेहनत होती है। एस जयशंकर साहब जाके डिलीवर करते हैं वहाँ चीज़ों पे, तो वो लोग कितना काम करके रह पाए हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि विदेश मंत्रालय वाले लोग, मतलब समझिए युद्ध के एक दिन पहले प्रधानमंत्री को इजराइल भेजे हुए थे। दुनिया जब हमारे इंटेलिजेंस के बारे में सोचती होगी कि यार ये सब अपने प्रधानमंत्री को लड़ाई के एक दिन पहले वहाँ देश भेज दिया, सब इनका इंटेलिजेंस कैसा है, और अपने यहाँ इंडिया में पूछिएगा तो बचाव में लोग उतर जाते हैं, न कि सवाल पूछते हैं हाँ भैया हमारे प्रधानमंत्री को लड़ाई से एक दिन पहले क्यों भेजे थे। तो कहेंगे हमें थोड़ी पता था। ठीक है, नहीं पता था तो इसीलिए तो पहलगाम होता है, इसीलिए तो पुलवामा होता है, इसीलिए तो ताज होटल होता है, या हमारे प्रधानमंत्री को लड़ाई की एक दिन पहले भेज दिया। सब कहीं से लगता है ये, बट ये तो मे भी स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है ना। किस चीज के लिए? हमारे लिए वो तो इजराइल का और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मूव नहीं, हमारी दोस्ती इतनी स्ट्रांग हो सकती है ना कि ये मे भी पता हो और हम उसके पहले आ गए। तो हमारे अगर हमारे ईरान हमारा दुश्मन रहता या हमारे अगेंस्ट में रहता तब ना ये स्ट्रेटजी होती। ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि हमारे 3 दोस्त में एक दोस्त पिटा रहा है? आज हम लोग को समझ में, हमारा कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है ना, हम तो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल तो रहना चाहिए। अगर ये बात हमारे इंटेलिजेंस वालों को पता होना चाहिए कि लड़ाई होने वाला, कैंसिल कर देते हैं। दौरा कई बार कैंसिल होता है, लास्ट मोमेंट में कैंसिल होता है। वो बड़ा क्रूशियल टाइम था, वो बहुत नाजुक दौर है वहाँ पे। विदेश में कोई, हर इंसान फूक फूक के एक कदम रखता है। हमें दोनों को बचा के रखना है। उधर चाइना को बैलेंस करना है, रसिया को देखना है, अमेरिका को देखना है, क्योंकि हम लोग के यहाँ जो जितने भी टेक्नोलॉजी है वो अल्टीमेटली हम लोग विदेश पे डिपेंडेंट है। अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है, ऑयल के लिए हम अरब देशों पे डिपेंडेंट है, अब हथियारों के लिए हम मल्टीपोलर पे हैं, फ्रांस पे भी हैं, और मेनली तो अमेरिका और इजराइल पे हैं, और रसिया पे भी हैं। तो हम लोग को बड़ा बैलेंस लेके चलना होता है। तो हमें ये नहीं दिखाना है कि न्यूट्रल होने के चक्कर में ये ना दिखे कि हम एक साइड में हैं। So coming back to Iran, अभी मैंने ये पढ़ा, ईरान ने न्यूज़ बोली कि जो युआन में डील करेगा ऑयल में, उसका जहाज हम जाने देंगे, जो डॉलर में करेगा उसका जहाज नहीं जाने देंगे। सबसे कमजोर कड़ी पे उसने चोट किया है अमेरिका के, और अमेरिका का डॉलर ही सबसे बड़ी कमजोरी है। और हमारी इंडिया, चाइना, ये ब्रिक्स मिलके अपनी जो करेंसी ला रहे हैं, ब्रिक्स करेंसी, अगर जिस दिन ये करेंसी इंप्लीमेंट हो गई तो ये करेंसी सबसे ज़्यादा डैमेज डालेगा अमेरिका को। अमेरिका बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है। उसके ऊपर $40 बिलियन का कर्जा है, और अमेरिका के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कर्जा चुका सके। हाँ, $40 ट्रिलियन का कर्जा है, और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कर्ज को चुका सके। इसके लिए अमेरिका एक बहुत खतरनाक चाल चलने जा रहा है। अभी आप गौर करके देखेंगे कि इधर पिछले 2-4 सालों में क्रिप्टो की वैल्यू बड़ी डाउन हो रही है। कोई वैल्यू नहीं रह गई है क्रिप्टो का, बिटकॉइन का कोई वैल्यू नहीं है। तो अमेरिका उस सारे क्रिप्टोज को अपने पास स्टोर कर रहा है, एक पूरा उसका वो बना रहा है। अब वो क्रिप्टो को अपने जितना उसे चाहिए था उतना स्टोर कर लिया है।
अब वो वार के रास्ते से धमकाना चाह रहा है पूरी दुनिया को कि देखो तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो चाहे खमैनी हो घर में घुस के मारेंगे, चाहे ना मादुरो हो घर से उठा के ले जाएंगे। रसिया कुछ नहीं कर पाया, चाइना इंडिया चुपचाप बैठे थे। अब जो हमारा $40 ट्रिलियन का कर्जा है वो हम क्रिप्टो में चुकाएंगे। जैसे ये अनाउंस करेगा अमेरिका तो देखिएगा ना क्रिप्टो की वैल्यू बहुत बढ़ेगी। अब जब क्रिप्टो की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कहेगा लो जाओ भैया ये ले जाओ पैसा। अब जो क्रिप्टो में दे दिया वो पैसा, अब जैसे कर्जा चुका देगा अब क्रिप्टो की वैल्यू डाउन करा देगा। यानी आपका पैसा भी चुका दिया, आपके पास कुछ बचा भी नहीं। मतलब हमने आपको पुराना नोट दे दिया, उसके बाद कह दिया नोट बंद। तो अमेरिका मेन यही है, इसीलिए वो काफी ब्रूटल एक्शन ले रहा है कि जब वो अपना कर्जा चुकाने क्रिप्टो में आएगा तो कोई बोल ना सके। इसलिए आप देखेंगे कि इसी युद्ध के दौरान लगभग $400 मिलियन से ऊपर, लगभग $800 बिलियन के आसपास चाइना ने US ट्रेजरी बॉन्ड से अपने पैसे निकाले हैं। तो धीरे धीरे सब निकालना चालू कर रहे हैं। और ये सब अमेरिका का प्लान है कि ट्रंप का? सब एक ही जैसे हैं। थोड़ा सा ट्रंप ये है कि बड़बोला बदतमीज टाइप का ज़्यादा है, और ट्रंप की इस नीतियों को अमेरिका को एक लॉन्ग टर्म में बहुत भुगतना पड़ेगा। क्यों? देखिए हर देश को अब ये अमेरिका ये बात को साबित कर दिया है किसी भी देश के प्रेसिडेंट को कि मिलिट्री का डिसेंट्रलाइजेशन करे, वरना वेनेजुएला टाइप का हो जाएगा। और डिसेंट्रलाइजेशन जैसे ईरान है, आज ईरान के पास एटॉमिक पावर रहता तो कुछ कर पाते, नहीं कर पाते। तो हर देश को अब लगने लगा है कि अब चुपचाप बनाना है, और कोई ठीक नहीं है। जैसे अब ये लोग जब मन बढ़ जाता है ना तो ये लोग कहीं नहीं रुकते हैं। जब ये रसिया के पास जाएंगे या कोरिया पे निपटेंगे, क्योंकि अभी तो चाइना पे नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाद था पैसा हो गया है, तो वो क्या करेगा? वो अपने प्रॉक्सीज को, जब जैसे ईरान अपने प्रॉक्सीज को हथियार देता है, अपने प्रॉक्सीज को मिसाइल देता है, अगर रसिया के पास ये चले गए और ये अपने प्रॉक्सीज को एटॉमिक हथियार दे दिया तो क्या करेंगे? तो किस दिन ये क्या करेंगे सब कोई वो नहीं। मतलब ये जंगल नियम लगा दिया कि जो पावरफुल है वही करेंगे, जंगल राज, कुछ नहीं कर सकते इनका। बट ऐसी सिचुएशन में ट्रंप को कौन रोक सकता है? ट्रंप को तो वहाँ की पब्लिक को इस पे करना चाहिए। बट वहाँ की पब्लिक भी क्या है, जो एप्स्टीन फाइल पे आवाज नहीं उठा सकी, वो क्या कहेगा? हम लोग कंट्रोल होते हैं एप्स्टीनियन से। नाउ दिस वर्ल्ड को पूरी तरह से एप्स्टीन वाले कंट्रोल कर रहे हैं, जो लड़कियों को खाते थे। 4 साल 5 साल की लड़कियों का रेप किया सभी से, और वहाँ एक्सेप्टेबल है। हमारे देश में अगर कोई रहे तो सड़क पे निकल ना सके, वहाँ भी एक्सेप्टेबल थोड़ी हो। खुलेआम घूम रहे हैं, मंत्रिमंडल की बैठक कर। आप बताइए, देवगौड़ा साहब जो प्रधानमंत्री थे, उनका पोता रेप केस में फंसा, पूरी पॉलिटिकल करियर खत्म हो गई। क्या वो समाज में एक्सेप्टेबल है? नहीं एक्सेप्टेबल है। बट अमेरिका में ट्रंप आज भी एक्सेप्टेबल है, जबकि उसके पूरी एप्स्टीन फाइल में आ चुकी है। एक्सप्लेन बताओ दुनिया में, अगर कोई ये पहली बार देख रहा है मान लो, और उसे नहीं पता कि एप्स्टीन फाइल क्या है और एप्स्टीन फाइल वालों से कंट्रोल होना मतलब क्या होता है, समझाओ। देखिए, जो इजराइल था उसको ना जासूसी में ब्लैकमेल जासूसी का हेड बोला जाता है। तो इसने क्या कि ये सब मिलके कि जेफरी एप्स्टीन को आगे बढ़ा है सब, और उसके पास अथाह पैसा दिया, फंड दिया। और जेफरी एप्स्टीन क्या करता था कि जितने बड़े बड़े लोग थे उन सारे लोगों को अपने यहाँ पार्टीज में बुलाता था। पार्टी में बुला के पहले शराब वगैरह, डांस वगैरह चलता था, फिर उन लोग के लिए अय्यासी के लिए लड़कियों वगैरह दे देता था, और उनकी फोटोज रख लेता था ताकि उनको ब्लैकमेल किया जा सके। और धीरे धीरे जब इसको ब्लैकमेल करते करते वहां तक पहुंचा जा सका कि हम मेन चाबी लेके अब दुनिया से कुछ भी करा देंगे। जब इसमें डोनाल्ड ट्रंप आ गए इसमें, तब हुआ कि अब एप्स्टीन को निपटा दिया जाए। तो जेफरी एप्स्टीन एक दिन जेल में सुसाइड कर लेते हैं, निकल गए। ट्रंप को नेतन्याहू ऑर्डर करते हैं कि यू हैव टू बॉम्ब ऑन ईरान। तो GBU-57 से सितंबर में ही इन्होंने बम्बार्डमेंट किया था। नेतन्याहू? हाँ, नेतन्याहू। अमेरिका रन बाय इजराइल आज के डेट में। अमेरिका पे तो आप समझिए ट्रंप के कंधा पे हाथ रख के इजराइल में बात किया जाता है। ट्रंप के इजराइल में जब जाते हैं ना, कंधे पे हाथ रख के बोला जाता है यहाँ। तो पूरी तरह से कंट्रोल किया। और आज भी न्यूयॉर्क को, मतलब इजराइल सबसे ज्यादा फंडिंग करता है US इलेक्शन में। लोगों को लगता है ना कि अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो आप बोल रहे हो इजराइल अमेरिका को? ये लड़ाई अमेरिका की थी। ईरान किसके लिए खतरा है? आज तक ईरान के पास एक भी मिसाइल नहीं जो अमेरिका तक गिर सकती है। उसकी लड़ाई है ये, उसकी लड़ाई नहीं है। किसकी लड़ाई है? तो इजराइल की लड़ाई है। तो कैसे बोल रहे हो इजराइल क्यों, कैसे कंट्रोल करता है अमेरिका को? पूरी जितने भी बड़े डोनेशन देने वाले हैं वहाँ पे इलेक्शन में,
वो इजराइल ज्यूज हैं, जितने भी बैंक्स हैं वो ज्यूज कंट्रोल करते हैं, जितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो वही कंट्रोल करते हैं, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। टेक कंपनीज भी टेक कंपनीज वही चलाते हैं। पूरा आप समझिए सिलिकॉन वैली से लेके और न्यूयॉर्क तक, दो चीज अगर कब्जा हो गया तो पूरा कब्जा हो गया, सिलिकॉन वैली या न्यूयॉर्क, ये दो लॉबीज यूज की है। कैसे हुआ ये? इतना सा देश, छोटा सा, मुंबई से जो कम शायद उनकी पॉपुलेशन होगी, एंड उसके बाद भी वो पूरे वर्ल्ड में इतना पावरफुल, इतना डेंजरस, इतना स्ट्रांग है। ये एक दिन का नहीं, ये शुरू से ये लोग आगे रहे थे। इनको स्पेन से जब निकाला गया या ब्रिटेन से निकाला, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहूदियों को हिटलर ने मारा था, हिटलर ये भी बताना चाहिए कि क्यों मारा था। क्यों? ये सबका अपना, देखिए हुआ क्या था, ईसाई जो थे ना वो ब्याज नहीं लेते थे, बैंक्स जब पैसे पे ब्याज नहीं लेते थे, और मुस्लिम भी ब्याज नहीं लेते थे, ये लोग लेते थे। तो जब ये बिजनेस में उतरते थे ना, तो ये क्या करते थे, सारे बिजनेसमैन को अपना 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 ब्याज देते रहते थे, पैसे में ब्याज देते थे। तो धीरे धीरे ये रिच हो गए, और रिच होने के बाद ये डायरेक्ट बिजनेस में नहीं आते हैं, ये इनडायरेक्टली दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इन लोग कभी बिजनेसमैन में नहीं है, ये इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंट्रोल फ्रंट एंड पे कर देते हैं, दिखेगा कि ये कंट्रोल नहीं कर रहे। तो ये लोग क्या करते हैं ना कि हर चीज के किसी भी बैंक में ये पीछे से होते हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब इससे लड़ाई चल रही थी हिटलर से, तो इन लोगों ने नार्मंडी एक जगह है फ्रांस में जहाँ पे ये बहुत बुरी तरह फंस गए थे, लेकिन वहाँ से ये लोग निकल गए। तो वहाँ पर जब जर्मनी को हराकर ब्रिटेन लगभग जीत चुका था, तो 2 दिन पहले इन लोगों को पता चल गई थी कि जर्मनी जीत चुका है, बट इन लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि ब्रिटेन हार गया है, मतलब ब्रिटेन जीत चुका था, जर्मनी हार गया था। तो इन लोगों ने अफवाह उड़ा दिया कि ब्रिटेन हार गया है। तो जो ब्रिटेन के बैंक्स में ट्रेजरी बिल रखे थे या जो भी फाइनेंशियल वो सब चीजें थे, लोग अपना शेयर वगैरह बेच के हटने लगे कि भैया ये तो खत्म हो गया कहानी इसका। उस समय इन लोगों ने खरीद लिया था। 2 दिन बाद पता चला ब्रिटेन जीत चुका है। तो इन लोगों के पास ये सब चीजों का बहुत कंट्रोल है। और सबसे बड़ी चीज है जासूसी इनकी, हर जगह पे। मतलब आज ईरान में ये हाल है कि 3 ऑफिसर में से 1 ऑफिसर इजराइल का है। पर ये मैं अभी तक ये नहीं समझा कि हिटलर क्यों अगेंस्ट था जूस के। वो जर्मनी में रह के पैसे से ब्रिटेन की मदद कर रहे थे। ओके। तो कहा कि भाई तुम जर्मनी में रह के पैसे से उसकी की मदद कर रहा है, तो इनको भगाना था उसको। और फिर वहां से उनको भगाया, ठीक है। फिर क्यों ये पूरी दुनिया इनसे लड़ती क्यों रहती है? मिडिल ईस्ट इनसे परेशान है, उसके आसपास के देश उसको मानते भी नहीं है, पता नहीं कितने देश कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। ऐसा क्यों है? सबका अपना अपना, देखिए अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है यार। ये सबसे बड़ा चीज अरब वाले, ये डायरेक्ट नहीं लड़ सकते हैं उसको इजराइल से, तो इसलिए उसको ना एक दुश्मन दे दिए हैं, गजा। लड़ते रहो, उसके पास ना आर्मी है, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, गजा के पास उसका कुछ नहीं है। अब ये सब क्या है ना, कुछ पैसे उसे दे के कहते लड़ते रहो, या ना ये इधर मेरे ओर चलाएगा। और इजराइल जब ग्रेटर इजराइल बनेगा तो आधा सऊदी अरब भी ले जाएगा। आपको पता है सीरिया की राजधानी दमिश्क से 13 किलोमीटर दूर इजराइल खड़ा है, बस 30। अब सीरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग पे खड़े होंगे ना उसकी कैपिटल में, तो आपको इजराइल दिखेगा। वहां तक आ गया है। दुनिया का एकमात्र देश है इजराइल जिसने अपना ऑफिशियल उसने नहीं बना रखा है नक्शा, कहता मेरा क्षेत्रफल बढ़ रहा है। बहुत ताकतवर देश है, तो वो बढ़ाते जा रहा है। तो इजराइल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपना एरिया बढ़ाते जाऊं। इन लोगों को भी तो है, वो कहता है कि भैया हमको सरवाइव करने के लिए हम कहाँ जाएंगे। तो वो रेडी भी हो गया था कि हम आधा एरिया लेके रेडी हो जाएंगे। अब इन लोग का कहना है कि नहीं हम आधा भी क्यों देंगे, और कहा कि जब तुम इतना लड़ोगे तो फिर आके लड़ो। सबको समझना चाहिए ना, जैसे हमारा टुकड़ा नहीं हुआ, हम बस यही कहते हैं, अरब देशों से भी कहते हैं कि यार फिलिस्तीन का टुकड़ा करके इजराइल बनाया तुम्हें खराब लगता है, तो इंडिया का टुकड़ा करके पाकिस्तान बनाया ये भी खराब लगना चाहिए। हम तो यही कहते भाई अगर वो गलत है ना तो ये भी गलत है, इसको भी खत्म करो, वापस कर दो इसको। तो ऐसा क्यों करते हैं ये दोनों तरफ वाले? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सब नहीं होता है, जहां हमारा सही है वहीं पे। जियो पॉलिटिक्स में कोई दोस्त कोई दुश्मन नहीं होता। ओके, कमिंग बैक टू इजराइल, तो आपने बोला जेफरी एप्स्टीन बनाया, वो ब्लैकमेल करता था, फिर उसके बाद इजराइल अब धीरे धीरे कंट्रोल करने लग गया हर चीज। अब अमेरिका को वही कंट्रोल करता है। तो आज ऐसा ही सीन है, लाइक यू थिंक कि ट्रम्प इज कंट्रोल बाय इजराइल? बिल्कुल कंट्रोल हो रहे हैं उसके 110%। तो ट्रम्प को इजराइल रोक सकता है? हाँ, चाहे तो रोक सकता है। तो हु डू यू थिंक अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होगा आज?
अभी तो चाइना है उसके लिए, वही उसको रोक सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन भी चाइना। हाँ, दुश्मन भी चाइना। वो धीरे 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 अपनी इकोनॉमी, अपनी नेवी, एयरफोर्स, सारी चीजों को, टेक्नोलॉजी में देखिए उसकी रोबोटिक्स कहाँ चली गई। हम लोग वहां से कुत्ता लेके आए थे लाया भी तो कुत्ता लाया था चाइना उसके वहां आए भी तो था ना। उसका कोई इंडिया में आके बोल रहा था कि हम चाइना वाली गलती इंडिया के साथ नहीं करेंगे, हम इंडिया को मौका नहीं देंगे। डू यू थिंक ये अमेरिका ने बोला था कि हम इंडिया के साथ वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ करी? इसका क्या मतलब होता है? उसने चाइना को बढ़ने दिया। जैसे जब हम लोग ने ना अपनी मार्केट कब खोले, 1991 में एलपीजी लाए जब विदेशी कंपनी, उससे 10 साल पहले चाइना खोल दिया था। तो ये ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और अपनी कंपनी उसको वहां ले जाना। अमेरिका के साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना कि वो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता है। पॉपुलेशन कम होने की वजह से ज्यादातर लोग अमीर हैं, तो अमीर लोग लेबर का काम नहीं कर सकते, अमीर लोग एम्प्लॉय का काम नहीं कर सकते। अब वो लोग बड़े लेवल का काम करेंगे, तो उसकी मजबूरी ये है ना कि वो दूसरे जगह बनवाए ये सब चीजों को। तो चाइना में बनवाया, और चाइना में बनवाया, वो चाइना सब सीख गया, और चाइना सब सीख गया, टेक्नोलॉजी सारी चीज सीख लिया यहाँ पर इस वजह। और चाइना आज इतना आगे निकल गया, तो वो कह रहा है कि हम इंडिया के साथ ये गलती नहीं करेंगे। तो आपको लगता है ऐसा? हमारे यहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा, अनस्किल्ड, एजुकेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें, कई चीज़ें जो चाइना की अपने चीज़ों भी प्रॉफिटेबल थी। जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट जो चाहेगी वो करेगी। जैसे उसको टेस्ला को जो कारखाने बनाने थे, अगर वही कारखाना टेस्ला ने कहा था जब वहाँ बनाने के लिए कि हमें ये 54 मंथ्स में हम बना देंगे, उसको 17 महीने में बना के दे दिया था। मतलब जो मालिक है टेस्ला का, वो करा कि हमको 54-55 महीने लगेंगे इस कारखाने को बनाने में, चाइना ने उसे 17 महीने में बना दिया। आज भी आप न्यूज़ देखते होंगे 10 दिन में हॉस्पिटल खड़ा करके रेडी हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग उसका इतना तेज है ना, इतना स्किल्ड है। अभी चाइना में एक बड़ा समस्या आ गया है कि वहाँ पे हर लोग एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। लोग ब्राजील में जाके बेच देंगे, अमेरिका में बेच देंगे, इंडिया में, एशिया में बेच देंगे, और महाद्वीप कैप्चर कर रहे हैं। तो उसकी इंटरनल कंजम्पशन कम हो गया है, सब लोग विदेशी बेचने में लगे हुए हैं। तो ट्रम्प की क्यों नहीं बन रही अभी चाइना से? अब ऑब्वियस बात है, अमेरिका जहाँ खड़ा है और चाइना वहीं पहुंचना चाहता है, तो किसी को अपनी राइवलरी थोड़ी अच्छी लगती है। और वो भी चाइना जैसा ही। चाइना के साथ एक बड़ा खराब चीज क्या है ना, वो क्या कर रहा है किसी को बताता नहीं है। वो एक ही बार बना के ले आता है, जैसे देखते देखते रहेंगे, हाँ इसके पास जहाज नहीं, एक ही बार लगा 6th जनरेशन लोग कहेंगे। और वहाँ पे ना एक तो ज्यादातर एथिस्ट लोग हैं और बुद्धिज्म भी ज्यादा है। महात्मा बुद्ध का वो कोट बहुत अच्छा है कि आप दुनिया को तब तक कोई बात ना बताओ जब तक आप उसे पूरी कंप्लीट ना कर चुके हो। तो चाइना इस फिलॉसफी बहुत चलता है, चुपचाप करते रहता, चुपचाप। उसके बाद एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, एक ही बार 3 लाया, और तीसरा जो लाया ना, तो जिसमें जहाजों को गुलेल की तरफ फेंकता है कैटापुल्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ला दिया। अब तक जो अमेरिका के पास था वो स्टीम इंजन से उसे फेंकता था जहाजों को, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेके चलाया, वो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। था ही नहीं, लाया तो दुनिया में सबसे बेस्ट लेके चलाया। तो उसके यहाँ ये चीजें बहुत बेहतर। और कभी भी क्या है ना कि जब इकोसिस्टम बन गया है उसके पास, उसकी एजुकेशन सिस्टम, और जो यंग पीढ़ियां जा रही हैं उसके पास पढ़ने के लिए, आप उसके सरकारी स्कूल को देखिए और अपने यहाँ के सरकारी स्कूल को देखिए, बड़ा अजीब लगेगा। तो उसने ना पूरा इकोसिस्टम बना लिया। ओके, तो लेकिन फ्यूचर में डू यू थिंक कि चाइना बीट कर देगा अमेरिका को? कुछ चीजों में नहीं कर पाएगा, जैसे आपका ये डॉलर कूटनीति हो गई, उसकी वेपन्स हो गया, नाटो जैसा संगठन हो गया, तो ये सब में चाइना नहीं कर पाएगा। क्यों एक एक करके बात करते हैं? तो युआन या ब्रिक्स करेंसी, इन सब के ऊपर नहीं ब्रिक्स बना लेगा, या गोल्ड एज अ स्टैंडर्ड करेंसी, क्योंकि चाइना चाहता है कि गोल्ड में ट्रेड होने लग जाए ताकि पूरी दुनिया फिर गोल्ड को नहीं एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि चाइना के पास गोल्ड रिजर्व ज्यादा है, क्योंकि अनफेयर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं करेंसी पे तो आना पड़ेगा। तो दुनिया ब्रिक्स पे जा सकती है, युआन पे नहीं जाएगी, क्योंकि युआन पे जाने का मतलब क्या है ना कि वो जो युआन लेगा चाइना, अमेरिका डायरेक्ट उसको अटैक करेगा। लेकिन अगर ब्रिक्स पे जाएंगे तो उस पर अटैक होगा, पूरी ब्रिक्स काम करेगी, और ब्रिक्स को दूसरे को लेके जरूरत ही नहीं। ब्रिक्स केवल अपना व्यापार करेगा, चाइना मतलब अमेरिका को 40% का लॉस लगेगा। इंडिया इस पे बहुत तेजी से काम कर रहा है कि ब्रिक्स की करेंसी हो जाए। लगता है आएगी? हाँ आएगी। ये तो लड़ाई हो गया ना, ये 2 साल से तो ये यूक्रेन, गजा, ईरान, 3 साल से तो 2022 से तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा ये सब चीज। तो ये सब हमारे फायदे में, हम लोग के फायदे में। ओके, तो ब्रिक्स, तो चाइना डॉलर मैं बोल रहा हूँ कि करेंसी में नहीं कर पाएगा, लेकिन ब्रिक्स कर पाएगा, तो भी तो चाइना का बहुत फायदा होगा,
क्योंकि ब्रिक्स तो में इंडिया सबसे का भी powerful- फायदा होगा उसमें ना। अगर युआन में करेगा तो केवल चाइना का फायदा होगा, और अगर ब्रिक्स में करेगा तो इंडिया का ही फायदा होगा। ब्रिक्स में सबका सेम पावर है, ब्रिक्स बैंक में भी सेम है, बट स्टिल इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल नेशन चाइना है, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। सबसे इन्फ्लुएंस तो रहेगा, क्योंकि अगर हम व्यापार कर भी ले तो क्या करेंगे, करेंसी लेके आप बेचेंगे कितना। आज हम लोग देखिए तो हमें चाइना से हम 80% खरीदते हैं, 85% खरीदते हैं, 15% ही चीज बेच पाते हैं। क्या बेचेंगे उसको? कलम हमसे बेहतर बना रहा है, हम बेचेंगे क्या चीज? जो बेच भी रहे हैं ना वो नेचुरल चीजें बेच रहे हैं, जैसे खाद बेच रहे हैं, चावल बेच रहे हैं, या फिर आपका आयरन ओर बेच रहे हैं, नेचुरल चीजें बेच रहे हैं। बना के चीजों को हम क्या ही बेच पा रहे हैं उसको। सो एक तो हो गया करेंसी, सेकंड बोला वेपन्स आप बोल रहे हो कि किसी वेपन में तो अमेरिका जितने बेटर बना दिए उसने। अमेरिका जितने बेटर बना दिए, बट वेपन्स बनाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होता, उसके लिए वो पूरी सिस्टम बरकरार रखना। अमेरिका ने नाटो बनाया और रूस को तोड़ने के लिए नाटो बनाया। जब रूस टूट रहा था 1991 में, गोर्बाचोव महा बेवकूफ़ वहाँ का प्रेसिडेंट था। वो ऐसा था ना कि स्टेज पे दारू पीता था और भाषण के बीच बीच में नाचने लगता था। अशी पागल था वहां पे। तो वो सही में नाचता था, और कटोरा में वो इतना बड़ा वो लेता था, जैसे भाषण दे रहा है, मैं ये करूंगा, यहाँ डेवलप करूंगा, फिर ले आके दारू पीता था इसे। और फिर भूल जाता था क्या बोले हैं और डांस करने लगता था। अजीब इंसान था वहां पे। बाद में उसी को हटा के पुतिन आया। तो उस समय नेटो में 16 देश थे और नाटो को बनाया गया था 16 देशों का। उसका आर्टिकल 15 कहता है कि हम सब, अगर हमारे पे किसी एक पर अटैक हुआ तो हम सब मिलके मारेंगे। यूक्रेन इसी नाटो का एक सदस्य बनना चाहता था, इसलिए रसिया ने कहा कि तुम मेंबर बनने से पहले तुमको मार डालेंगे। तो उस समय वादा किया था अमेरिका ने कि नेटो को अब हम खत्म कर देंगे। उस समय नेटो में 16 देश थे, आज नेटो में 32 देश है। ये जो बोलेगा वो कुछ नहीं करेगा। तो क्यों ऐसा है? बदतमीज है सब, वो सब, उनको कोई मतलब नहीं, बस वो पैसे रहने चाहिए वहाँ पे। वो बस अभी का फायदा देखता है, उसूल वगैरह कुछ नहीं। जो उसूल बोलता है उन्हीं को मार देते हैं। तो कोई डर के मारे बोलता ही नहीं। तो ये जो 32 देश हैं, ये लोग सब मिलके यूक्रेन को बचा क्यों नहीं पा रहे? यूक्रेन उन 32 का मेंबर नहीं है ना। अभी भी हथियार यूक्रेन को कौन दे रहा है? यही 32 दे रहे हैं सब। रिलीफ फंड भी यही दे रहे हैं सब। यूक्रेन को पूरा पैसा यही दे रहे हैं सब। और अमेरिका की चाल समझिए, उनका कहना है कि नाटो में वही सदस्य बनेगा जो वेपन्स कंपेटेबिलिटी के लिए फिट बैठे। यूक्रेन क्यों इतना लेट बन पाया? क्योंकि उसका रूल है कि आपका 80% जो हथियार है वो नेटो के हथियारों से मैच होना चाहिए। और नेटो को हथियार कौन देता है? अमेरिका। यानी अमेरिका की लड़ाई में कौन आएगा? नेटो को हथियार कौन दिया? अमेरिका। अभी अमेरिका कह रहा है कि नेटो में बनना है तो 5% जीडीपी का दो। अब सोचिए 32 कंट्री अगर 5% अपना डिफेंस बजट देने लगेंगे सब, तो अमेरिका कितना पावरफुल हो जाएगा। तो आप ना अमेरिका के हथियार से भाग सकते हैं, ना उसके डॉलर से बच सकते हैं। और सोशल मीडिया तो उसका है। बट देन चाइना जो अफ्रीकन देशों के साथ कर रहा है, श्रीलंका के साथ कर रहा है, आपका पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ धीरे धीरे जो कर रहा है, इन सब में अपना इन्फ्लुएंस करके वेपन्स नहीं बेच सकता इनका? बेचेगा तो कुछ बेचेगा, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे ना। जैसे सपोज कीजिए कि वो बांग्लादेश को हथियार बहुत बेचेगा, तो वो अमेरिका आएगा तो म्यांमार को दे देगा, और म्यांमार को उनसे ज़्यादा हथियार दे देगा। बांग्लादेश समझ जाएगा हम क्यों अमेरिका के खिलाफ नहीं जाते हैं ज़्यादा। हमें पता है कि अभी हथियार किसको देगा? पाकिस्तान को देगा। ऑपरेशन सिंदूर में इतना बदतमीज अमेरिका पूरा पाकिस्तान का खुलेआम मदद कर रहा था। तो उन लोग के लिए कोई एथिक्स नहीं होता है। जीरो। तालिबान को क्या? ये गुड टेररिज्म, मतलब टेररिज्म में भी गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। उनके एक और हथियार है ना, उसका नाम है CIA तो इतना खतरनाक है जिसका कोई हद नहीं। 21,000 से ज्यादा लोग CIA में काम करते हैं, और CIA की सबसे बड़ी ताकत 2 है। आप उसकी सबसे पहले उसके पास पैसे है। वो CIA का एक ऑफिसर फोन पे डील कर दिया मादुरो के लिए कि तुमको 600 करोड़ रुपए देंगे। अपने आप मिनिस्टर ना कर पाए 600 करोड़ का डील। अब यही चलते हैं हम अपने रॉ में, रिसर्च एनालिसिस इंडिया में 50 लाख रुपए की जरूरत थी
जब पाकिस्तान के काहुटाबाद में जब उसके फैसिलिटीज को उड़ाना था तो जो लोगों को वहाँ खर्च 50 लाख, तो मोरारजी देसाई को रॉ ने कांटेक्ट किया, रॉ ने कि 50 लाख रुपए, तो वहाँ है कि 50 लाख के लिए प्रधानमंत्री सैंक्शन करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास गया कि फाइल 50 लाख सैंक्शन देना है। पूछे क्यों? तो भाई पाकिस्तान काहुटाबाद एक जगह है, वहाँ पे परमाणु बम बना रहा है, तो वहाँ के कुछ साइंटिस्ट और कुछ लोगों को इन लोगों ने मिलाया है, जिसको इतना पैसा दे देंगे तो सेंट्रीफ्यूज खराब कर देंगे, वोल्टेज इतना जाना चाहिए, वोल्टेज कम कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, केमिकल कॉम्बिनेशन बिगाड़ देंगे। तो ये उठे कहें कि ये गलत बात है, दोनों देशों को मिलकर रहना चाहिए। उठाया फोन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोल दिया कि रॉ के चीफ यहीं बैठे हैं, सब बता रहे हैं कि काहुटाबाद में क्या चल रहा है। पाकिस्तान का दिमाग जल गया एकदम कि पता कैसे चला। पाकिस्तान ने अपने ISI को चालू किया और पूरे उस एरिया में एक एक आदमी को पकड़ा गया। हमारे 300 रॉ के एजेंट पकड़े गए थे, उनको चमड़े में कील फंसा फंसा के उठाया था। धुरंधर मूवी में जो देखते हैं सीन कैसे कील फंसा के उठाता है, वो मोरारजी देसाई की गलती से। और इतना होने के बाद मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने बुलाया और अपना सर्वोच्च सम्मान दिया। महाराज आप जैसे अगर भारत का प्रधानमंत्री रहे तो दुनिया में क्या पूछेगा कोई। हमारे देश का प्रधानमंत्री था मोरारजी देसाई और उसे भारत रत्न भी मिला हुआ है। मोरारजी देसाई एक मात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे भारत रत्न मिला है, भारत का सर्वोच्च सम्मान, और पाकिस्तान का भी मिला हुआ। और पाकिस्तान ने अपने उस प्रोग्राम को चेंज किया। फिर उसने एक शहर बसाया, उसमें जितने उसके साइंटिस्ट थे, सिक्योरिटी कर्मचारी थे, सब उसी के अंदर रह सकते थे, बाहर अब नहीं जाना होता था। क्योंकि ये लोग बाहर जाते थे ना, तो ये लोग जहाँ बाल कटाए थे, ये लोग बाल का सैंपल उठा के इंडिया भेज दिया था और बाल में रेडिएशन आ गया था, तो पता चल गया था कि अंदर रेडिएशन का काम है। तो उन्होंने क्या किया ना, पूरी एक सिटी बसा दी, अब कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था उसमें। और उस समय सैटेलाइट वगैरह उतना 1975-76 में इतना डेवलप नहीं था। तो अमेरिका की CIA के पास इतना पैसा है, अंधाधुन फेंक देगा। जैसे उसको पता चल जाएगा कि सरकार इन प्रधानमंत्री की गिरानी है, तो नेता भी उनके खुद के 4 मंत्रियों को पैसा दे देगा। और CIA खुद में डिसीजन ले सकता, खुद में डिसीजन, इंडिपेंडेंट। मतलब समझिए कि एक छोटे मोटे देश के राष्ट्रपति से ज्यादा पावर उसका CIA का एक एजेंट रखता है। और उसके पास उसको सपोर्ट करती है टेक्नोलॉजी। आपकी आवाज़ सुन लेगा, एक मोबाइल में आपके वायरस भेज देगा, आपके ऑडियो सुन ले, तो टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करती है। दूसरा हेल्प करता है उसमें लड़कियां। CIA की सबसे बड़ी ताकत है हनी ट्रैप। खूब बढ़िया सुंदर सुंदर को भेजेगी, 2-4 तो इधर उधर बात करके फंसा उसा लेगी, सेक्रेटरी बन जाए। उनका एक रूल है CIA का, CIA और मेसात का एक रूल है, पहले बेड उसके बाद बोर्ड, बेड टू बोर्ड। पहले बेड पे जाते हैं, फिर धीरे 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 उनसे बिजनेस पार्टनर बनते हैं, फिर पार्टनर बनते हैं, धीरे धीरे कंपनी में ऊपर जाते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ गए, अब बोर्ड में बैठ के डिसीजन लेंगे। सीधा रूल है इसका। इमरान खान को भी तो इसी में ना फंसाया था सब, पाकिस्तान के राष्ट्रपति को। उनको कहाँ से लाएगा? इमरान खान का बस था कि क्रिकेटर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अमेरिका इसीलिए ला ही रहा था, बीच में भंडा फूट गया, तो जो उस लड़की को लाया गया था ना इमरान खान के लिए, उसके डिवोर्स हो गया, तो अमेरिका भड़क गया। इमरान खान को धीरे धीरे जब सारी बातें पता चल गई तो अमेरिका के खिलाफ होने लगे। तो अमेरिका ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आसिम मुनीर को पैसा दिया, आसिम मुनीर से कहा मार दो इसको, लेके चला गया, जेल में चले गए। प्रधानमंत्री को बदलना अमेरिका के लिए तो छोटा मोटा काम है, नेपाल को तो इसे पलट दिया। तो CIA का एक तो पैसा, दूसरा क्या पावर था उसका? पैसा, और उसके पास टेक्नोलॉजी जो बहुत बेहतरीन थी। कुछ भी टेक्नोलॉजी ले लेंगे लोग यहाँ पे, जो उसकी फीमेल होती थी, सब फीमेल जासूस, वो सबसे खतरनाक। मतलब दुनिया में इसने बहुत जगह के लोगों में ऐसे ऐसे अपने भेजा। तो अजीत डोभाल ने बहुत अच्छा काम किया था। सिक्किम पहले इंडिया का नहीं था, तो सिक्किम के राजा को CIA ने अपनी एक लेडीज को भेजा। सिक्किम का राजा उस लेडीज से शादी कर लिया, तो अजीत डोभाल को भेजा गया था सिक्किम में। तो अजीत डोभाल ने क्या किया कि लोकल न्यूज़पेपर को फंडिंग दिया रॉ के थ्रू, और न्यूज़ के माध्यम से और स्टूडेंट लीडर्स के माध्यम से जनता को खिलाफ कर दिया राजा से। और अजीत डोभाल ने राजा को कन्विंस कर लिया कि आप चुनाव करा लीजिए, आप ही जीतेंगे। लेकिन पूरा नीचे का खेल खराब किए थे अजीत डोभाल, A to Z। सिक्किम में, सिक्किम हमारा देश का हिस्सा नहीं था, सिक्किम अलग था वहां पे। तो पूरी नीचे 4 साल लगा था अजीत डोभाल को, बहुत पैसा लगा, बहुत रिसोर्सेज लगे, तो पूरी पब्लिक खिलाफ हो गई थी और एक एक राजा की गलत नीतियों की पता चल गई थी। और इलेक्शन के 1 हफ्ते पहले अजीत डोभाल ने ये CIA की जो महिला एजेंट थी, इसका पूरा खबर फैलवा दिए पब्लिक में। अब चूंकि सिक्किम छोटा देश था, उस समय 5-10 लाख आबादी रहती थी, तो वहाँ खबर फैलाना बड़ा इजी था। खबर फैलाने से पहले वो अपना पूरा बता दिए थे कि एक आदमी 500 तक में ही ले जाएगा।
और जब ये हो गया, एक हफ्ता पहले वहां के लोगों को पता चला मेरा राजा CIA की एजेंट से फंसा हुआ है, उन्होंने अपोजिशन में वोट डाल दिया, राजा चला गया। और राजा अजीत डोभाल को खोज रहा था, तुमने बोला था हम जीत जाएंगे, हरवा दिया यहाँ पे, तो कहेंगे सॉरी हम क्या करें यहाँ पे। और उस CIA की एजेंट को गाली पड़ा कि तुम क्या कर रही थी, वो इलेक्शन हार गया। अब अजीत डोभाल क्या किए, जो सरकार को जिताए थे उस सरकार को कन्विंस करके उनके संसद से विधेयक पास कर दिए कि 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का अंग बन गया। और भारत का आर्टिकल 2 कहता है कि आप भारत में अगर मिल गए ना तो भारत से अलग नहीं हो सकते। इंडिया आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत यूनियन है, तो आप एक बार इसमें मिल गए तो जा नहीं सकते हैं। और आर्टिकल 2 कहता है कि आप विदेशी किसी को मिला सकते हैं, तो आर्टिकल 2 के तहत यहाँ पे मिल गए, और जैसे मिल गए तो इनको पढ़ाया गया आर्टिकल 1, अब निकल नहीं सकते। अब CIA की जो लेडीज एजेंट थी उसको बड़ी गाली पड़ा, तो राजा को डिवोर्स देके चली गई। राजा का यार पत्नी भी गई, देश भी गया। यही रीजन है कि अजीत डोभाल को मोदी जी बहुत मानते हैं, और है भी, उन्होंने किया भी है। तो CIA की बात कर रहे थे, CIA आपने बोला कि छोटा मोटा राष्ट्रपति को चेंज करना उनके लिए कोई बड़ी बात। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताओ जिससे सिंपल है। CIA तोड़ता है। CIA को किसी सरकार को गिराना है, जैसे पाकिस्तान की सरकार को गिराना है, सपोज कीजिए। पाकिस्तान की सरकार की तो पहले से गिरा हुआ सरकार है, आप किसको बोले आप गिराना? मान लो चलो पाकिस्तान को सरकार को गिराना है, तो सिंपल सा, उसको कुछ नहीं करना है। वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्जा देना बंद करा देगा, तो आपको टाइमली, आपकी इकोनॉमी उतनी है नहीं, फिर सैंक्शन लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। 2 साल में इकोनॉमी इतनी गिरा देगा, इतना गिरा देगा कि पब्लिक हट जाएगा, अरे यार ना रोजगार है ना कुछ है, और महंगाई एकदम बढ़ा देगा, महंगाई बढ़ा देगा यहाँ पे। और सोशल मीडिया और न्यूज़ इसके कंट्रोल में है, तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खूब न्यूज़ चलवाएगा और अपोजिशन के फेवर में कुछ चलाएगा, ताकि पूरी एक वो हो सके। और इसके टॉप लीडरशिप में जो मेन मंत्रिमंडल के 4-5 लोग होते हैं उसको छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। जैसे मोदी जी हैं, तो अब नितिन गडकरी हट जाए, योगी जी हट जाए, ये हट जाए, तो एक निगेटिव नहीं होने लगेगा। तो ये क्या करता है, पहले इकोनॉमी गिरा देता है, महंगाई बढ़ा देता है, फिर बाकी लोगों में ये हेल्प लेता है CIA के एजेंट से। CIA के एजेंट इनको ऑफिसर बन के मिली रहती है, इनकी कुछ वीडियोज़ वगैरह बना लेती है, भैया जाओ हटो, नहीं तो हम ये दिखा देंगे, तो अपना इंडिविजुअल फायदे के लिए देश को कर देते हैं, उसके बाद सरकार गिरा देते हैं। करना क्या है, या तो अपोजिशन से गिरवाएंगे, या तो स्टूडेंट लीडर से गिरवा देंगे, या तो मिलिट्री से कू करा देंगे। 3 ही रास्ता, हर जगह तो यही किया। और जहां मारना रहता है वहां करते फिर कह देंगे ये कोई खतरनाक हथियार रखा हुआ है। अगर तख्ता पलट नहीं करना है तब तो ठीक है, नहीं तो खुद मारना है तो यही कर देंगे। सद्दाम हुसैन के साथ यही किया। हम लोग का पेट्रोलियम महंगा होते जा रहा है। मेन दिक्कत ये है कि अमेरिका दोस्त नहीं है, वो हमारा बॉस बनता है। हम उसे दोस्त समझते हैं, बट अमेरिका हमको अपने बॉस बनने की कोशिश करता है। क्या हम आपको कभी ये बात कह सकते हैं कि आप ये वाला काम मत कीजिए? ये दोस्त कभी नहीं कह सकता है। रसिया हमें कभी कह सकता है कि इससे ये हथियार मत खरीदो, वो बेटर डील दे सकता है कि आप एक काम करो, सुखोई 30 ना लेके सुखोई 57 ले लो, बेटर डील दे सकता है, मना नहीं कर सकता। अमेरिका मना करता है, वो बॉस बनना चाहता है, और CIA उसके लिए वरदान है। क्या बॉस है अमेरिका सबका? ऑब्वियस बात है, कोई कुछ बोल के देखे। अमेरिका का प्रभाव इतना है कि मतलब जो स्कूल पे लड़कियों का अटैक हुआ है उसका हम लोग अभी विरोध नहीं किए हैं, लेकिन दुबई में एक आदमी मरा है उसका विरोध किए हैं कि दुबई पे अटैक हुआ, ये गलत है। एक आदमी मरा है, और उधर छोटी छोटी लड़कियां मरी हैं। हम लोग का दोस्त था, हम लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो एटलीस्ट इतना तो दोस्ती रहना चाहिए भैया, किसी के मरने पे हम बोल सकें। ऐसा भी क्या है कि भैया कोई मर गया अरे नाराज हो जाएगा, ये वाला फीलिंग बहुत खराब है। इंडिया को इस चीज़ों को समझना पड़ेगा, और हम लोगों को एज ए इंडियंस अपने देश के लिए खड़ा रहना पड़ेगा कि भाई हमारी सॉवरेनिटी हमारी पहचान है। आपको लगता है कि अमेरिका ने ही, ये जो CIA ने ही किया है ये सारी चीज़ें, बांग्लादेश में जो हुआ, नेपाल में जो हुआ? बिल्कुल, एकदम इजीली बात है। शेख हसीना मौक थी। कौन थी? बेवकूफ वो लड़की, पूरा औरत। उसको दिख रहा है कि सारा उसका कैंपेन ट्विटर के खिलाफ जा रहा था। तो ट्विटर को बैन करना चाहिए। ट्विटर कर रहे हैं टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम को बैन करना चाहिए। श्रीलंका वाला भी पागल था, उसका सारा खिलाफ जा रहा था किस पे? फेसबुक पे। बैन करना चाहिए। हम शुरू से बोलते हैं कि सोशल मीडिया अपना होना चाहिए। इन लोगों को पता ही नहीं चल रहा था, जब तक पता चला तब तक देर हो गया। कितने लोगों ने लाया, कुछ नहीं लेके आया था। उसके टॉप सेनापति को मिलाया हुआ था पैसे देके कि आपको गोली नहीं चलाना है, कुछ भी हो जाए गोली नहीं चलाना है। और लीडर ऑफ अपोजिशन को कहा था स्टूडेंट को लेके जाना है, और स्टूडेंट को कहा गया तो गोली नहीं चलाएगी। अब फिक्स पुलिस वाले मिले हुए थे कि आपको स्टूडेंट के सर पे गोली मारना है।
हो गया यहाँ पे। और सेनापति को बोली कि भाई ये सेना लगाओ, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं बच्चे, रोको, सेना लगाओ। तो कहा नहीं लगा सकते, आप जाइए। और प्रधान, उसका सेनापति ने इस्तीफा साइन करा के भेजा है, कहा कि इस्तीफा साइन करिए नहीं तो हम हट जाएंगे, मार डालेंगे सबको। हुआ इस्तीफा साइन करके, फिर अजीत डोभाल बोले कि नहीं संभल सकता है। तो थोड़ा सा पहले बोलना चाहिए कि टेलीग्राम बंद कर दीजिए। और अभी भी हम इंडिया को कहते हैं, आप देखिएगा किसी लड़की का लाइफ सबसे ज़्यादा इंडिया में अभी खराब कर रहा है तो टेलीग्राम। AI से ये गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है, लड़कियां इसका सबसे भुक्तभोगी बनेंगी। आज AI से आप कहिए कि एटम बम कैसे बनाया जाएगा, वो बोलेगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन एक फोटो ले लीजिए, एक लड़का का एक लड़की का, और AI को कमांड दीजिए कि दोनों को किस करते हुए फोटो बना दो, बना देगा। और इंडिया में लीगल है ये, वो बकायदे प्रचार आ रहा है कि ये ऐप डाउनलोड कीजिए, कपड़े हटा देगा। तो आप किसी का फोटो ना, ये बिक रहा है इंडिया में ये ऐप। अब उस ऐप से उसका फोटो बनाना है, किसी रैंडम लड़के को लेना है, अब उस लड़की को ब्लैकमेल करना है, तुम्हारे घर भेज देंगे, नहीं तो टेलीग्राम में भेज देंगे, काम खत्म। सबसे तेजी से चीजें फैलती कहाँ है? किसी चीज की वीडियोस, MMS किसी को ब्लैकमेल करने के लिए कहाँ से फैलता है? टेलीग्राम से। गवर्नमेंट को पता नहीं क्या लग रहा है, टिकटॉक बैन कर दी, टेलीग्राम में इनको क्या दिक्कत है? और सबसे ज्यादा मिसयूज, मोदी जी का, मेलोनी का कितना वल्गर और कितना वाहियात काम किया इन लोगों ने। मतलब सोचिए, प्रधानमंत्री है वो इंसान। तो ये हम लोग बात कर रहे थे बांग्लादेश की, CIA ने किया। नेपाल में भी सेम। बट क्या फायदा है उनका? सरकार वो चाइना के फेवर में चला गया था ना। ओके, तो जो चाइना के फेवर में चला गया था, इसलिए वहां पे उनको पलट दिया। और शेख हसीना अमेरिका के डायरेक्ट खिलाफ हो गई थी, इसलिए उनको पलट दिया। कोई गलती कर रहा है CIA अभी आज? देखिए, वो तो गलतियां, किसी बड़े लेवल की गलतियां 4-5 साल बाद पता चलती हैं। तो अगर जैसे पिछली बार हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया था पाकिस्तान का, अगर इस बार आपको बोले कि आपको हम CIA का हेड बना देंगे, तो आप अमेरिका को आज क्या एडवाइस दोगे? हाँ, देखिए, जो CIA का हेड बनता है ना, वो ट्रम्प से ज्यादा बदतमीज होता है। समझिए उसको, उसके पास यंग लड़कियों का ग्रुप होता है जिसे टारगेटेड भेजा जाता है कि इन्हें तुम्हें फंसा देना है। वो इंजीनियर बन के आएगी, डॉक्टर बन के आएगी, पता नहीं चलेगा किसी को। वो इंटर्न बन के आएगी, पता चला कोई प्रोफेसर को चौपट करना है, जैसे किसी यूनिवर्सिटीज़ को चौपट करना है, उस यूनिवर्सिटीज़ को बहुत अपनी आइडियोलॉजी थोपनी है, तो टॉप यूनिवर्सिटी लेवल के रहेंगे, उनके पास स्टूडेंट बन के जाएगी, ये क्वेश्चन ये वो, धीरे धीरे उनको फंसा देगी। अब जब फंस जाएंगे, उनके वीडियो सब फंसा देगी उनको। अब वो यूनिवर्सिटीज, अब धीरे धीरे वो, अब यूनिवर्सिटी अमेरिका के माहौल थोपेगा। अब यूनिवर्सिटी में फेयरवेल पार्टीज होंगी, यूनिवर्सिटी में आधा कपड़ा पहन के नाचा जाएगा, पढ़ाई गया बाढ़ में। अब धीरे धीरे सिस्टमेटिक टॉर्चर करता है वो, उसको जहाँ चौपट करना है उसे करेगा। हाँ, तो अगर आपको हेड बना दिया जाए, तो आज आप CIA के अगर आप हेड होते हो, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को क्या एडवाइस दोगे? CIA, अमेरिका को आज किससे खतरा हो सकता? रसिया, पुतिन क्या ना, सीधा लड़ जाता है। पुतिन से क्यों खतरा? आप बोल रहे हो रशिया तो ऑलमोस्ट अब कम डाउन हो गया। रसिया कमजोर हुआ है, पुतिन नहीं। पुतिन को ये लोग निपटाएंगे लोग कैसे? पुतिन के जो टॉप जनरल्स हैं ना, ये उससे इसका एसिसिनेशन करवाएंगे लोग, उससे उसका वो कराने की कोशिश भी किए थे वागनर ग्रुप से, याद कीजिए 2023 में। वो तो पुतिन को लास्ट मोमेंट में पता चला, तो उसको बोला कि आप बेलारूस आ जाओ मीटिंग के लिए, और हवाई जहाज से बुलाया, हवाई जहाज पे खुद से मिसाइल मार दिया। लास्ट मोमेंट में पता चला, वरना वागनर तो पहले पलट दिया। तो इनकी तो चालू, यही तो CIA फेल हो गया ना। अब पुतिन क्या किया, पूरा घेरा टाइट करके रख दिया है। अभी पुतिन के पास कोई भी मिलने जाता है तो आर्म्स वगैरह नहीं रहते, बट क्या है कि टॉप जनरल्स जब चाहें कोशिश करने तो हो सकते हैं लोग यहाँ पे। ईरान में क्या किया उसने, टॉप जनरल्स को ही मिलाया था ना, तभी तो कासिम सुलेमानी को मार दिया, हिजबुल्ला को मार दिया, सबको मार दिया। तो टॉप से सीक्रेट तो सबसे पहले रशिया को, रशिया को इसलिए वो डायरेक्ट नहीं मारेगा ना, क्योंकि अगर रशिया को डायरेक्ट मार दिया ना, तो रशिया का डेड हैंड स्टार्ट हो जाएगा, और डेड हैंड अंधाधुंध परमाणु बम चारों ओर मार देगा। लेकिन अगर एसिसिनेट कर देता है, उसी के जनरल्स उसको मार देते हैं, तो वो डेड हैंड को रोक देंगे। तो स्ट्रक्चरली धीरे धीरे स्ट्रक्चरली कर रहा है उसने। रशिया से क्या खतरा है? अमेरिका चैलेंज करता है उसको, डबल पोलर वर्ल्ड बनाते हैं ना। अभी क्या है कि रसिया नहीं रहेगा तो अमेरिका का दादागिरी, और चाइना का क्या है कि वो बस उसका व्यापार सुरक्षित रहे, वो डायरेक्ट नहीं उलझता है। पर क्यों ऐसा? चाइना का है क्या कि पहले पैसे से मजबूत हो जाए। चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ना, कि चाइना कम्युनिस्ट देश है, अगर वो पैसे से कमजोर हुआ, फटाक से सरकार पलट जाएगी। तो इसलिए वो ना पहले पैसे से मजबूत होना चाहता है।
और अमेरिका के पास क्या, आप क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री बदले, राष्ट्रपति बदले, ऑलरेडी 4 साल में बदल जाता है उसका। अब 2 बार से ज्यादा रह नहीं सकता है, तो उसके पास आप कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। क्या सुधार करिएगा? वो सब अपने कपड़ों में स्वतंत्रता करते करते इतना कपड़ा इतना कर दिया कि उघारे घूम रहा है सब। आप उसके पास आप कुछ कर नहीं सकते। बट आपको लगता है अभी चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई होगी ताइवान को लेके? तो ताइवान को लेके बड़ा स्लाइटली कैप्चर करेगा चाइना इसे। चाइना ले लेगा ताइवान? हाँ, ताइवान 100% जैसे उनकी डॉक्ट्रिन है शायद, आई थिंक, या उनका मिशन है, सीधी सी बात आप बताइए, 2027 से पहले लेना है। वो ऐसे बोल रहा है, वो अचानक से लेगा जब चाइना बस इतना चाह रहा है कि अमेरिका ईरान में उलझ जाए। अगर ये थल सेना लेके ईरान में उलझा तो वो चला जाएगा ताइवान को कब्जा करने, क्योंकि अमेरिका के पास अभी इतना एयर डिफेंस नहीं बचा है कि सऊदी को बचा सके। वो साउथ कोरिया से अपना एयर डिफेंस मंगा दिया है। तो जैसे जैसे उस एरिया की फ्लीट को ये कम करे, अभी क्या लग रहा है, चाइना ने जितना इंटेलिजेंस दिया है, सैटेलाइट दिया, किस लिए? अमेरिका जहां उधर उलझेगा ताइवान को समेट देगा, ले लेगा ताइवान को। उसको ताइवान कब्जा करने में क्या जाता है? चाइना को क्या डायरेक्ट परमाणु हमला कर देंगे? नहीं। तो क्या करेगा फिर? कुछ नहीं कर पाए। जैसे वेनेजुएला को कैसे अमेरिका ने लिया, एग्जैक्ट ताइवान को चाइना लेगा। बट ताइवान तो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए। पावरफुल नहीं ना है। बट ताइवान इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी, वो इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देगा। वो उलझा रहेगा। अभी के टाइम पे ताइवान लेना, अभी अगर ये लड़ाई 6 महीना एक्सलेट कर लिया ना, 2027 भूल जाइए, अभी कर लेगा। और अमेरिका कुछ भी नहीं करेगा, उलझा हुआ है, क्या कर पाएगा? इतना सोचिए कि चाइना ताइवान की जो सुरक्षा कर रहा था, जापान की सुरक्षा, साउथ कोरिया की सुरक्षा, ताइवान की सुरक्षा, ये तीनों की सुरक्षा थर्ड डिफेंस सिस्टम पे थी, और वहां से थर्ड डिफेंस सिस्टम हटा लिया। ऑस्ट्रेलिया से थर्ड डिफेंस सिस्टम मंगा लिया। कम जो है अभी जो चाइना, अभी तो ये इजराइल एंटीशिप मिसाइल देगा। सोचिए, जो अमेरिका का बड़ा विमान जहाज था, नाम था अब्राहम लिंकन, वो उसके क्या नाम है, ईरान के पर्सियन गल्फ के अंदर घुस के सीना ताने खड़ा था। इसने दिया मिसाइल चाइना ने, वो भाग गया वहां से जहाज लेके, हार्मुज जल संधि पार करके भाग गया, अंदर नहीं घुसा है, भाग गया वहां पे। तो तब तक इसने पूरा सैटेलाइट कोऑर्डिनेट बताया कि ये जहाज यहाँ खड़ा है। ईरान ने उसमें 5 मिसाइल मार दिया, उसने काउंटर किया, वहां से 1000 किलोमीटर दूर भागा है वो। 1000 किलोमीटर दूर भागा है, वहां पर यार यहाँ तक मार दिया था। क्योंकि ना ईरान के जो ड्रोन्स है, जो मिसाइल है, वो 2000 के कैपेसिटी के है, बट वो क्या है, लिमिटेड है। ईरान की ताकत क्या है, उसकी जो खतरनाक हथियार है वो 10 मिनट बाद छोड़ता है, पहले वो ड्रोन छोड़ देता है। तो जितना एयर डिफेंस है वो ड्रोन को मारने में सैचुरेट होता है, ये पीछे से मार देता है। बट ये ड्रोन कैपेसिटी 1000-2000 तक यहाँ, तो वो क्या किया, भाग गया है। तो क्या है कि सैचुरेशन नहीं हो पाएगा। अब मिसाइल आएगी तो उसको मार के गिरा देगा। अब हम कह रहे हैं कि 1000 किलोमीटर भागा है, वो तो और भागा होगा दूर। तो ताइवान गया। और अमेरिका वाले हैं सब डरपोक। जैसे 1971 में जब हम लोग बांग्लादेश को मार रहे थे, तो आया था अमेरिका 7वां बेड़ा लेके, रूस खड़ा हो गया तो नहीं आया, तो नहीं लेके आया था। तो ताइवान को घेरेगा, और ताइवान को जिस दिन घेर लेगा हम लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत है? सेमीकंडक्टर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन आवर एनिमी। पाकिस्तान तो बड़बोला है, चाइना घातक है। आप समझिए, जिस दिन वो बॉर्डर पे आर्मी को खड़ा करेगा रोबोट से, तब तो वो तुलना ही खत्म हो जाएगी ना। मशीन और इंसान की तो तुलना ही नहीं होती है। उसको 10 गोली मारेंगे तो बचा रहेगा। उसका एक सेंस, मान के चले एक हाथ उड़ गया तो उसको कोई दिक्कत नहीं, चला रहा है एक हाथ से गोली। अब किसी आर्मी को एक हाथ लग जाएगा तो 3 आदमी जाएगा ना, एक उसको लगा है, 2 उसको उठा के ले जाएंगे। आर्मी का एक वो लगता है कि जो मर गया उतना दिक्कत नहीं करता है, जो घायल हो गया वो ज्यादा डैमेज करता है। इसलिए आर्मी में भी देखिएगा ना, कभी भी वो कोशिश नहीं करते कि एकदम सर पे मारे, अंधाधुन मारते हैं कि एक को मारो 2 उसको उठा के ले जाएंगे। तो चाइना अगर ताइवान ले ले, जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है ले ही लेगा, तो फिर उसके बाद दुनिया में क्या बदलेगा? कुछ नहीं बदलेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल किसके पास था? वेनेजुएला के पास। अमेरिका ले गया, अमेरिका से खरीदिए। सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर किसके पास है? ताइवान के पास। ताइवान को चाइना ले जाएगा। हमारे लिए नुकसान है। हमारे लिए नुकसान है। अच्छा, ये ताइवान भी बहुत खचड़ा देश है। वो क्या कहता है पता है? पूरा चाइना मेरा है। ताइवान बोलता है। सच में। अब इतना ही नहीं, हमारा जो चाइना ने कब्जा किया है ना कश्मीर, अक्साई चीन, वो उसको भी बोलता है ठीक, ये हम भी रखेंगे इसको। चियांग काई सेकते हैं चाइना में,
जब गृह युद्ध चल रहा था ना, तो माओ से तुंग एक और थे और एक चियांग काई शेक थे। चियांग काई शेक की पार्टी थी क्वेमेंटोंग पार्टी और माओ से तुंग की पार्टी थी माओ पार्टी। ये दोनों आपस में लड़ते थे गृह युद्ध करने के लिए। तब तक जापान आया, इन दोनों को मारा दोनों को मारा जापान। तो ये सब कलेक्टिव हो गया, ऐसा कह सकते पहले जापान को मारते हैं। तो जापान इन लोग को इतना मारा था ना चाइना को, कि चाइना में घुस के चाइनीज भाषा पे प्रतिबंध लगा दिया था। तब तो किस्मत सही थी कि अमेरिका उठा तो जापान पे परमाणु मार दिया। तब तक ये सब जुड़ चुके थे। तो जो वित्त मंत्रालय था, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, वो चियांग काई शेक के पास थी। तब तक माओ जो था ना बहुत सातिर था, वो अचानक हमला करता था। अचानक क्वेमेंटोंग पार्टी के ऊपर उसने हमला बोल दिया और इसे भागना पड़ा। चूंकि ये वित्त मंत्री था ना, तो सारा पैसे लेके भाग गया ताइवान में। उस समय उसका नाम फार्मूसा था, इसलिए ताइवान छोटा सा लेकिन पैसा से बहुत कमजोर। उसी समय पैसा लेके सब भागा था यहाँ पे। और फिर माओ जो था उसके खिलाफ विद्रोह होने लगा। माओ बहुत गलत नीतियां अपनाता था, तो माओ के खिलाफ विद्रोह हुआ। तो उसने कहा यार हमारी जनता हमारे खिलाफ आ गई है, क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि एक काम करो, इंडिया पे हमला कर दो। तो डाइवर्ट करने के लिए इंडिया पे हमला कर दिया। तो फिर जापान भी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है ताइवान में, और ताइवानीज जापान अपना सुरक्षा खुद करे ना पहले। उसके पास खुद की आर्मी नहीं है, अमेरिका पे डिपेंडेंट है। अपना घर संभालता नहीं, दुनिया में राज करेंगे। जापान की सुरक्षा कौन करता है? अमेरिका करता है। चाइना को, अच्छा ये बताइए, चाइना को समझाना होगा। चाइना जिस दिन ताइवान पे कब्जा करेगा, उस दिन साउथ कोरिया और जापान चू नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले बोला किम जोंग को 4 मिसाइल मारो ऊपर से, और सीधे बोल देगा अगर जापान और ताइवान के मामले में कुछ बोलता है तो टोक्यो उड़ा देंगे। वो सीधे बोलेगा, उसको कुछ नहीं जानता, मार भी देगा वो। लोग नॉर्थ कोरिया से क्यों डरते हैं? क्योंकि उसको आपसे कोई मतलब ही नहीं। उसको जितना पैसा चाहिए चाइना दे रहा है। हम क्यों किसी से डरते हैं? या क्यों? अपने इंटरेस्ट को सेफ करने के लिए। उसको कोई मतलब नहीं है, उसको उतना पैसा चाइना दे रहा है। सपोज उसको 100 करोड़ की जरूरत है, चाइना 150 करोड़ दे रहा है, तो उससे अमेरिका भी डरता है, मार देगा परमाणु बम। क्योंकि परमाणु बम के आगे अब कोई बम नहीं है ना, खत्म कहानी कर देगा। आप सपोज कीजिए कि इजराइल है, 3 किलो का परमाणु बम मारेगा तो सब खत्म हो जाएगा। 3 kg का। ऐसे किंग जॉन उन उसको क्यों सपोर्ट करता है चाइना? चाइना के लिए वो प्रॉक्सी है। अच्छा, प्रॉक्सी चाइना डायरेक्ट में लड़ाई करेगा, कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान का सपोर्ट चाइना अमेरिका क्यों करता है? पाकिस्तान को देखना नहीं चाहते हैं सब, लेकिन उसे पता है कि इंडिया जिस दिन उड़ेगा उस दिन हम पाकिस्तान को हथियार देंगे। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ हम लोग के लिए कि पाकिस्तान की दोस्ती चाइना से है ना, तो अब वो लेटेस्ट हथियार देने से ना अमेरिका डरता है कि ये हथियार उठा के चाइना को दे देगा। जिससे उसको F-35 देगा ना, तो उठा के चाइना को दे देगा और चाइना सीख जाएगा। इसलिए वो डरता है। इसलिए वो इंडिया को काउंटर करने के लिए दूसरा रास्ता सोच रहा है। इसीलिए उसने शेख हसीना का तख्ता पलट किया है और इधर बांग्लादेश को देगा। अब देखिएगा बांग्लादेश खूब हथियार लाएगा, ये लाएगा यहाँ से, ताकि अब बांग्लादेश को काउंटर किया जा सके। तो बांग्लादेश अपने लिए खतरा है अभी तो है। वो पता, उसके शपथ ग्रहण समारोह में हमारे यहाँ से भेज दिया गया था ओम बिरला साहब को। बताइए, वहाँ खुलेआम मार रहा था हमारे इंडियंस को। अभी भी उसको डीजल हम लोग दे रहे हैं, गैस हम लोग दे रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि अब हम चाहते नहीं है कि वो खुला अमेरिका के साथ जुड़ जाए, इसलिए दोस्ती बढ़ाने के लिए। ऐसे दोस्ती नहीं होता है। डर और दोस्ती दोनों में ज्यादा हावी हो जाता है डर। तो हम डरते हैं कि हमने ये रोक नहीं, हम लोग किसी को डरा नहीं पाते हैं। हम डरते नहीं है। डरते तो हम लोग किसी से नहीं, अमेरिका से तो डरबे नहीं किए थे लोग। ये बांग्लादेश क्या बोलेगा? यहाँ पे पैदा नहीं हो पा रहा था बांग्लादेश 1971 में। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो हम लोग ऑपरेशन से किए। उसको हम ही लोग ने पैदा किया। नॉर्मल कहाँ हुआ है वो? हम लोग किससे डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन हम डरा नहीं पाते हैं किसी को। ये हमारी है वो चीजें। क्यों? आप समझिए, हम लोग हमारे जितने देवताओं को देखिएगा, सारे लोग आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहेंगे, लेकिन सबके पास अपना अपना हथियार है। बांसुरी बजाने वाले को सुदर्शन चक्र सबके पास है, हथियार से लेके तुझे हनुमान जी की गदा है। लेकिन करुणा सब चीज है कि प्रेम से रहोगे तो प्रेम से, नहीं तो उठा के अभी सुदर्शन छोड़ देंगे। तो इंडिया क्या है ना, हम अपने शास्त्रों को भूल गए। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारा गुरुकुल का सिस्टम था, वहाँ दोनों चीजें सिखाई जाती थी। ये सिखाया जाता था कि करुणा से रहिएगा तब तक, अंतिम क्षण तक। और यदि कोई उस लक्ष्मण रेखा को, हमारे ही तो यहाँ से शुरू हुआ कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दिए, कि जब कोई रेखा क्रॉस कर दे तो नहीं छोड़िएगा। हमने अपनी शिक्षा छोड़ दी। कृष्ण भगवान महाभारत को रोकने के लिए अंतिम पड़ाव बोले थे कि 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो।
दे देता तो शांत हो जाते, लेकिन वो भी नहीं दिया तो लो समेट दिए यहाँ पे। तो हम लोग ना वो वाली बात याद रखें कि हमें विनम्रता से रहनी है। दूसरी बात भी सोचो, गांधी जी बोले थे कि एक गाल मारेंगे तो दूसरा दे देना, दूसरा पे मारे तो बम मार देना। बोले थे गांधी? नहीं यार, ये तो आप बोल रहे हो। हम बोल रहे हैं। तो हम डरा नहीं पाते। अब कैसे डराएंगे? भारत का सब जीते जी बांग्लादेश में सबसे ज्यादा खिलाफ भारत का अगर कोई किया था तो शेख हसीना ने नहीं किया था, उसके साथ एक और कौन थी, खालिदा जिया। खालिदा जिया कभी भी इंडिया के फेवर में नहीं थी। वो मरी तो उसके शोक समारोह में हम चले गए। ये कितना गलत है। और जो ईरान हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा था, उसके शोक समारोह में 5 दिन बाद हमने तो बोला कि हमें दुख है कि आपके सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो गई। क्यों हम डर रहे हैं बांग्लादेश? अमेरिका बदतमीज है, ब्लैकमेल कर रहा है हम लोग को। वो हमारा दोस्त नहीं, बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, और ये हमें समझना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे? हमारे यहाँ के लोग इंडिपेंडेंट। अब अमेरिका के तो इलॉन मस्क, उसने स्पेस एक्स बनाया है, पूरी दुनिया वर्ल्ड में सैटेलाइट बना दिया, पूरी ग्लोब में सैटेलाइट बिछा के रख दिया, काम न किया। हमारे यहाँ वाले अमीर सब ऐसे ही अमीर हो जाते हैं, खाली जमीन लेते हैं, सरकार से बैंक से लोन लेगा, सब अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेके चला गया, चल गया बिजनेस तो ठीक है, ना तो भागेंगे लंदन। सिक्योर है इन सब का। आप गौर करके देखिए, चाइना का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया में 2-4 लोगों का है। हमारे इंडिया से टॉप 10 जिस दिन उद्योगपति भाग जाएंगे सो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। चाइना कितना एक्चुअली पावरफुल है कि सिर्फ ये परसेप्शन है दुनिया में, क्योंकि चाइना के अंदर प्रॉपर्टी की हालत खराब है, डिफ्लेशन बढ़ रहा है, और वो अंदर देखने भी नहीं देता लोगों को। देखिए, पूरी दुनिया अब उस पर भरोसा कम करने लग गई है, क्योंकि अब उसकी टेक्नोलॉजी हर जगह से ऑलमोस्ट बैन करते जा रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। हर चीज में वो नहीं है डेवलप, लेकिन जितना होना चाहिए उतने अपनी चीजों को कर लिया। अब जैसे देखिएगा कि जितने पिछड़े राज्य होंगे या जितने पिछड़े देश होंगे, उन्हें कहा जाएगा फास्टेस्ट ग्रोइंग। ये बेवकूफ बनाने के लिए बोला जाता है। जैसे कोई 1 साल का छोटा बच्चा को लीजिएगा, वो 1 साल में 1 फीट बढ़ जाएगा, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हम लोग 1 साल में 1 फीट बढ़ेंगे, हम लोग कहेंगे विकास रुक गया इन लोग का, ये चुपचाप बैठा हुआ है। तो क्या हम लोग, वो 1 साल का बच्चा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग है, वो हम लोग से मजबूत है? नहीं है। तो हम लोग ये दिखता है कि अफ्रीका के देश फास्टेस्ट ग्रोइंग है। अब इंडिया में ही देखिएगा, हम बिहार में, हम लोग पिछड़े राज्यों में गिने जाएंगे, लेकिन जीडीपी में देखेंगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी में गिने जाएंगे, क्योंकि जब सब दौड़ गया तब हम लोग दौड़ना चालू किए हैं। तो वो क्या है ना कि सेचुरेट हो गया है टेक्नोलॉजी में, पैसा में, हर जगह सेचुरेट होकर रह गया है वहाँ पे। तो अब जब आप एक सेचुरेशन पे चले जाते हैं तो ग्रोथ एक स्टैग्नेंट होगी, एक जगह कहीं ना कहीं रुकेगी। आप अमेरिका ही का ग्रोथ रेट देखिए ना कितना है, वेपन्स इंडस्ट्रीज एंड डॉलर, वो तो ग्रोथ ही नहीं करता है ना। वो तो अब जैसे ग्रोथ रुका था तो वेनेजुएला का पेट्रोल उठा ले आया। ये कौन सा ग्रोथ है? अब ईरान का पेट्रोल उठा ले आएगा, ये तो ग्रोथ नहीं, तो डकैती है। अब कह रहा है कि ग्रीनलैंड मेरा, कनाडा मेरा हो जाएगा यहाँ पे, ये तो ग्रोथ नहीं ना है। हम लोग अभी डेवलपिंग फेज में है, तो हम लोग का एजुकेशन, हमारे यहाँ क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ से बहुत सारे, आज भी देखिएगा तो बहुत सारे अमीर लोग बाहर जा रहे हैं। हमारे यहाँ फिल्मों में दिखाया है कि अमीर खराब आदमी होता है, गरीब ईमानदार होता है। तो हमारे यहाँ ना अमीरों के लिए सिंपैथी सोसाइटी में कम होते जा रही है, और वो क्या होता है, रोजगार देते हैं अमीर, ये सब चीजें। और गड़बड़ी क्या हुई, एक तो सिनेमा ने खराब कर दिया, फिल्मों ने अमीर को केवल गलत दिखाया, और पॉलिटिशियनों ने कर दिया कि अमीरों से दोस्ती कर करके, तो अमीर पिस गया। अमीर को बदनाम कौन किया? नेता। इनसे दोस्ती थी। और इधर फिल्म लोगों ने देखा, लोगों ने किसको देखा? फिल्मों देखा है, पॉलिटिक्स देखा है। दोनों में इन लोगों ने अमीर क्रिमिनल लगने लगा, तो अपने यहाँ से भागने लगे सब। So, आज एक और चीज चाइना करता है ना, जो कि वो श्रीलंका का पोर्ट ले रहा है, पाकिस्तान में अपना बेस बना रहा है, बांग्लादेश में बना रहा है, नेपाल से, तो ऐसे धीरे धीरे इंडिया के ऐसे आसपास ना ऐसा कब्जा बना रहा है, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। तो ऐसे वो एनसर्कलमेंट कर रहा है। उसके पास पैसे हैं वर्ल्ड बैंक से ज्यादा। उसे पता है कि पूरी दुनिया के लोगों को कहाँ पैसा देंगे तो ये नहीं चुका सकता है। जैसे आप किसी को 1 लाख रुपया लोन दे दीजिए, कहीं तुम बीए करना, हमको पता है कि बीए करके 1 लाख रुपया कभी नहीं चुका पाएगा। बीए करके 1 लाख चुका होगा नहीं। चाइना यही करता है, पैसा जो देता है ना, वो ऐसे फील्ड में पैसे देता है
जिस फील्ड में आप कुछ नहीं कर सकते, वो डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए हम्बन टोटा बंदरगाह के लिए श्रीलंका को पैसा दिया, श्रीलंका नहीं चुका पाया। तो जब वो लोन देता है ना, तो एक शर्त लगा देता है कि अगर आपको लोन की रीपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये जगह 99 साल के लिए मेरा हो जाएगा। तो बांग्लादेश का चिटगांव हो या फिर श्रीलंका का हम्बन टोटा हो, पाकिस्तान को तो पूरे खरीद लिया हो ग्वादर हो जाए। पाकिस्तान में ना अब पता है वहाँ के लोग, मतलब पाकिस्तान में चाइना से लोग आते हैं, लड़कियों को खरीद के ले जाते हैं शादी के लिए। वहाँ 1 नेशन 1 चाइल्ड है ना, तो मान के चलिए किसी एरिया में खाली लड़के पैदा हो गए, खाली एक लड़कियां नहीं है, और वहाँ सब एक ही टाइप के दिखते हैं, सब फोटोकॉपी लगते हैं सब एक दूसरे। तो यहाँ से शादी करके लेके जा रहा है। और चाइना में गधे का मांस खाते हैं लोग स्किन को अच्छा रखने के लिए। तो पाकिस्तान अपने यहाँ गधा पाल रहा है, तो पूरे पाकिस्तान बिक जाएगा। तब तो गधे यही है सब, वहाँ तो कोई है नहीं। तो चाइना का अलग लेवल है। हम लोग भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट का रेशियो जो है ना, जब हम रेस में उतरते हैं ना, तो आप कितना तेज चल रहे हैं ये मायने नहीं रखता, कितना तेज चल रहे हैं। सो बट पाकिस्तान ऐसा क्या कर रहा है कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और दोस्ती चाइना से भी कर लेता है, वही स्ट्रेटेजिक लोकेशन का एक्सेस अमेरिका को भी देता है, दोस्ती भी कर, तो दो दुश्मनों का एक ही दोस्त। वो यही तो मतलब मतलब एक नहीं होता है कि चोर के घर में चोर घुस गया। यही हुआ। अमेरिका पूरी दुनिया में बदतमीजी करता था, इसको बदतमीज से पाला पड़ा पाकिस्तान से। अब इसको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे क्या कर रहा है पाकिस्तान जो दोनों से करके? उसके बाद देखिए, आप अफगानिस्तान में आप जाइएगा या कहीं भी जाएंगे तो 2 ही रास्ते हैं आपको घुसने के, या तो ईरान से जाएंगे या तो आप पाकिस्तान से जाएंगे। तो ईरान जाने नहीं देगा, तो पाकिस्तान से जाने को दे देता है, वहीं से यूज करता है। और पाकिस्तान, चाइना शुरू में दिखता है आज से 50 साल पहले। तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ बस इसलिए दिया था कि वो इंडिया का काउंटर करना चाहता था, क्योंकि आज से 50 साल पहले हम रसिया के फेवर में ज्यादा थे। आज रसिया के फेवर में हम उतना नहीं है। क्यों? आज भी हम दोस्त तो हैं अच्छे खासे रशिया के। ठीक है, बट डिपेंडेंसी उतना है। तेल खरीदना बंद कर दिए लोग, कौन सा दोस्ती? नहीं, वापस चालू कर दिया अभी तो अमेरिका परमिशन दिया है 30 दिन का। उसी ने ना बोला वी अलाउ इंडिया टू परचेज 30 days ऑयल फ्रॉम रसिया। बट हम तो ऑलरेडी खरीद रहे थे वार के टाइम पे ना। बट दोस्ती में आपको नहीं लगता दरार आई है हम लोग की? बहुत। अब जबरदस्ती हम लोग पुरानी इंडिया रसिया में अगर हम दोस्ती की बात करते हैं ना, तो पुराने समय को याद करते हैं क्या ऐसी दोस्ती थी। कैसी? हम लोग का पूरा डिफेंस हथियार उसका। अच्छा, इसमें रसिया की भी गलती है। गलती ये है ना कि वो जब यूएसएसआर टूटा 15 देशों में, तो उसने हथियारों पे खर्च नहीं किए, कुछ एडवांसमेंट नहीं लाया। एक यूक्रेन से लड़ने में उसको इतना टाइम लग रहा है। अरे वो कौन, लुकाशेंको कौन है, बेलारूस वाला, उसको हथियार दे, वो सीधे मार देगा, जेलेंस्की को उड़ा देगा। तो ये डायरेक्ट उलझते जा रहा है ना, ये गड़बड़ है। और ड्रोन के लड़ाई में इतना उलझा दिया गया, इतना उलझा दिया गया। $500 का यूक्रेन ड्रोन यूज करके इनका $5 मिलियन का टैंक उड़ा दे रहा है। पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान का एक रिसेंट वो देखा था आपने, फोटो वायरल हुआ था कि पाकिस्तान का पीएम जाके ट्रम्प के सामने ऐसा सूटकेस खोल देता है, उसके सारे रेयर अर्थ मिनरल दिखाता है। तो क्या इसका मतलब ये कि वो बेचने के लिए तैयार है? हाँ, वो देखिए एक बात समझिए, क्यों बेचना चाह रहा है। पाकिस्तान में जितने रेयर अर्थ मेटल हैं, जितने मिनरल है, चाहे कॉपर हो, सोना हो, यूरेनियम, वो बलूचिस्तान में है। और इंडिया आज नहीं तो कल पाकिस्तान का बलूचिस्तान तोड़ देगा। एक और ऑपरेशन। हाँ, एकदम होगा। ये डोभाल साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आज नहीं तो कल वो बलूचिस्तान तोड़ देगा। हाँ। और बलूचिस्तान में भी लोग चाहे पाकिस्तान के फेवर में नहीं। जैसे जैसे बेरोजगारी आएगी और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, और तो वो सोच रहा है कि भैया ये टूटना ही है, उससे पहले इसको किसी को बेच के पैसा वैसा निकाल दे। वो अमेरिका को इसलिए बेचना चाह रहा है कि तुम जब यहाँ खनन करोगे ना, तो इंडिया शायद तुम्हारे वजह से रुक जाए यहाँ पे, तो बेचना चाह रहा है। जब हमको ये पता चल जाए कि ये चीज जाने वाली है, तो आदमी नहीं बेच देता, ले जाओ हमारा नहीं, बस इसीलिए उसका पाकिस्तान में बस चले तो अपने पूरे पब्लिक को बेच दे। तो देश बेच रहे हैं अपना, खत्म कर रहे हैं लोग, देश बचा कहाँ है। और रियलिटी में जब देश का विभाजन हुआ था ना, तो उस समय कोई तैयार नहीं था पाकिस्तान के विभाजन के लिए, कोई भी तैयार नहीं था। तो एक जो कंक्लूजन आया कि हम क्यों एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो उसका 2 ही रीजन था। एक जिन्ना की बदतमीजी, इतना दंगे फसाद करा दिया जिन्ना, और दूसरा एक ये रीजन था ना कन्विंस होने का कि पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन हो जाएगा और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और वापस आके इंडिया से ही उसको जुड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद पॉलिटिक्स इतनी घिनौनी होती गई, आतंकवाद, धर्म बीच में इतना ला दिया कि नफरत इतनी हो गई है कि आज हमको केवल पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तानी नहीं, हमको भी।
चाहिए पाकिस्तान? पाकिस्तानी नहीं चाहिए, खैर वो सब भी आएगा सब, तो क्या करेगा आदमी, ऑर्गन निकाल लेगा, फिर हम लोग बैंक बनाएंगे, किडनी बैंक, लीवर बैंक, आंख बैंक, हड्डी बैंक, दुनिया के सबसे बड़ा ऑर्गन बैंक। किस काम के रहेंगे सब हम लोग यहाँ आके? पाकिस्तान क्या न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन वो IMF के सामने 25 बार तो बैक कर चुका है कि भाई लोन दे दो, क्योंकि उसके खाने के लगे पड़े हैं, ना उनमें ढंग ना खाना है, ना इकोनॉमी है, ना पेट्रोल है। तो ऐसे देश में मतलब बॉम्ब बनाना है, उनके पास बॉम्ब के लिए चलाने के लिए पैसे हैं, लेकिन देश चलाने के लिए पैसे उसको नहीं। अमेरिका पैसे नहीं ना बंद करेगा, वरना वो परमाणु बम में बेचना चालू करेगा। कहेगा क्यों बना रहे, रेडीमेड ले जाओ हमसे। ईरान को कहेगा 10 साल पेट्रोल देना, ले जाओ रेडीमेड ले जाओ, लो। तो ये फायदा है उनका, इसलिए न्यूक्लियर बम रखने का ये वो फायदा सब भी डरे हुए हैं सब। तो ये लोग क्या चाहते हैं ना कि पाकिस्तान को एक ऐसे इंसान को सत्ता देना चाहते हैं जो हकदार नहीं है उसका। तो ये लोग धीरे धीरे देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कमजोर ही कर दिए, सेनापति को फंसा देंगे ये लोग। अब ये लोग क्या करेंगे, उसको अमेरिका में इन्वेस्ट कराएंगे आसिफ मुनीर से कि यहाँ आके अपनी संपत्ति रखो, ये रखो। जैसे रख लेगा तो कह देंगे भैया ये सीज कर देंगे, नहीं तो एक काम करो अपना परमाणु बम हटा दो। साउथ कोरिया ये इसने तो हटा दिया था ना, यूक्रेन के पास तो था, इसने तो लौटाया। और साउथ अफ्रीका के पास, इन दोनों के पास था पहले, सब दोनों ने हटाया। आपको लगता है पाकिस्तान का वजूद रहेगा 50 साल में? हमको तो 220 साल में मुश्किल लग रहा है। डोभाल साहब रहे अपना 10-15 साल और निपटा देगा ये आदमी। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा उनकी ये हालत हुई, उसके बाद भी उन्होंने विक्ट्री घोषित कर बोले कि वो जीते। हमारे पास क्या है ना कि हम एक पढ़ा लिखा इंसान एक अनपढ़ इंसान जब लड़ेगा ना तो ऐसा फील होगा कि अनपढ़ जीत गया। और हमारे एंड से गड़बड़ क्या हुआ ना कि हमने मतलब रिस्पांस जो था ना अचानक से सेम पैटर्न में कर दिया। हम लोग को एयरफोर्स ने, नेवी से ब्लॉक मार के छोड़ दीजिए। हार्मुज कैसे किया है, गोली चला रहा है, बंद किया हुआ है। पाकिस्तान को बंद कर दीजिए, खत्म। तो बस बंद कर दे, हमला भी करने की जरूरत है, बंद कर दे, फ्यूल खत्म, बंद, सब खत्म। और उसके बाद करना है क्या, बिजली घर उड़ाना है, ये फ्यूल स्टेशन खत्म, अंधेरा। बिना बिजली क्या कर सकते हैं? पावर बैकअप कब तक? जनरेटर तब चलेगा ना जब नीचे समुद्र खुला रहेगा, पेट्रोल आए, वो भी बंद है। ओके, पाकिस्तान, सिंधु नदी जाती है वहां पे, पानी रोकेंगे, काहे रोकेंगे? सीधा जहर डाल के उसमें छोड़ देंगे हम। मर जाओ वहां पे। देखिए पाकिस्तान का बात आता है ना तो हम इंसान नहीं रह जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? मैंने हर बार देखा। देखिए वो पृथ्वी पे बोझ है। आप सोचिए, पूरे मुसलमानों को गाली सुनवाता है अकेला पाकिस्तान। क्या किसी ने किसी मुसलमान को ये कह के गाली दिया कि तुम्हारा सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है? सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। क्या किसी मुस्लिम को इंडोनेशिया के नाते गाली सुनना पड़ता है? नहीं। दुबई मुस्लिम देश, किसी ने कहा कि तुम लोग का देश मुसलमानों, तुम्हारा दुबई इतना खराब है? सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ईरान, किसी को कहना पड़ता है? 1971 में जब 2008 में जब हाउसिंग मार्केट कोलैप्स किया था, वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हुई थी, तो ईरान ने डिस्काउंटेड रेट पे पेट्रोलियम भी दिया था। वो हम लोग के पास क्या है ना कि बदतमीज, ट्रंप नहीं रहता तो हम लोग भी अभी अच्छा पेट्रोल सस्ता मिलता है, क्या जाता है हम लोग को? 4-20 दिन हॉर्मुज बंद किया तो हम ही लोग को लॉस जा रहा है। हमारी लड़ाई तो है नहीं, तो दूसरे हमारे दोस्त की लड़ाई में हम पीस रहे हैं, तो कैसी दोस्ती यहाँ पे? तो हम लोग को ना ये जितना पाकिस्तान ने बेइज्जती किया पूरे मुसलमानों को, उतना किसी ने नहीं किया। अब सोचिए अगर पाकिस्तान नहीं रहता तो हमको लगता है मुसलमानों को लोग कोई क्यों बोलता? क्योंकि टेररिज्म इन्होंने, बदतमीजी इन्होंने, हर चीज वहीं से, हर चीज वहीं से कर दिया ना इन लोगों ने। आपको लगता है कभी ये रिलीजियस वॉर और ये इतनी सारी चीजें, मुस्लिम्स के खिलाफ जो डर, ये सब नहीं होता अगर पाकिस्तान नहीं रहता? कुछ नहीं होता पाकिस्तान के। अफगानिस्तान में आप बिलीव नहीं कीजिएगा, बस इतना बोल दीजिएगा कि आप इंडियंस हैं, आपको लोग अपने घर से ज्यादा इज्जत करेंगे। रेस्टोरेंट में बहुत जगह पैसे नहीं लेते हैं लोग, जान जाते हैं कि इंडियंस हैं। तो अफगानिस्तान लव करते हैं हम लोग से, इंडियन से। मतलब इंडिया मैच जीतेगी ना तो इंडिया के बाद अगर किसी देश में खुशी मनाया जाता तो अफगानिस्तान। वैसे तो इंडियन कहीं भी रहेंगे तो खुशी मनाएंगे, बट लोकल लोग अगर कहीं खुशी मनाते हैं तो अफगानिस्तान में मनाते हैं। क्यों ऐसे? हमसे क्यों दुश्मनी करेंगे? हमने किसका क्या बिगाड़ा है? हम हिंदुस्तान वाला, हम लोग सांप को दूध पिलाते हैं लोग।
इससे ज्यादा सहानुभूति और क्या हो सकती है? नाग पंचमी के दिन हम लोग किसको दूध पिलाते हैं? सांप को। भले पिए ना पिए अलग बात है, भावना को देखिए। हाँ, पीपल को ऑक्सीजन देता है तो जाके हम उसको धागा बांधते हैं। आप मानिए ना मानिए, समर्पण तो देखिए। सबका रिलीजन्स अलग हो सकता है, कोई सिख हो सकता है इस देश में, कोई जैन हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, बट आप भावना देखिए ना उस इंसान की, कि वो इंसान कितना करुणामान है, उसके अंदर कितनी करुणा है। गंगा पानी पिया है तो उसमें पानी, उसी का पानी लेके एक लोटा उसमें पानी गिरा देगा। बात इसकी नहीं कि गंगा पानी की प्यासी है, बात इसका नहीं कि सूरज को पानी, बात यह है कि उसकी आस्था, उसकी करुणा। भाई तुमने हमें फोटोसिंथेसिस दिया है, चलो ठीक है, गंगा में हमसे खेती से लाखों सालों से हम जिए आ रहे हैं तो दे रहे हैं यहाँ पे। हमारी क्यों दुश्मनी होगी अफगानिस्तान से? और अफगानिस्तान तो हमारा था ना, अफगानिस्तान तो बांट दिया, डूरन लाइन खींच के कोई चिचिन पार दिया खेत में तो तुम्हारा हो गया, वो तो हमारा था। तो पाकिस्तान से नफरत बस इसी वजह से है कि तुमने एक पूरी सिस्टमेटिक दौर से बदनाम करके रखा है। आपको लगता है जैसे चाइना पाकिस्तान से दोस्ती करके इंडिया के खिलाफ रेडी कर रहा है, इंडिया अफगानिस्तान को यूज करेगा? रास्ते बंद है बीच में से। दोस्ती के लिए बीच में कनेक्टिविटी जरूरी है, तो कनेक्टिविटी का तो रास्ता बंद है। एक ही रास्ता था ईरान, उसको इसने चौपट कर दिया। बट हम अभी भी यूज तो करते होंगे, मतलब करेंगे नहीं। अगर ईरान फॉल कर जाता है और उसमें तालिबान जैसी स्थिति आ जाती है 10 साल करेगी, तो हमारा तो गया, फिर फंस जाएंगे हम लोग। इवन तालिबान के आने के बाद हमारा अफगानिस्तान में सारा चीज तो बर्बाद हो गया। उसका संसद हमने बनाया था, बिजली घर, सड़क, रेलवे बना रहे थे हम लोग, सलमा डैम, सहतूत डैम, यूनिवर्सिटीज तक खोल रहे थे। तो तालिबान के आने के बाद तो खराब हुआ ही ना। तो पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान वाले इंडिया के खिलाफ जाएंगे, कहाँ गए? अफगानिस्तान कभी नहीं जा सकता इंडिया के खिलाफ। आप भी जाके आज एक आम अफगानी से पूछे, तालिबानी से पूछेगा ना यहाँ पे, जो तालिबान के आने के बाद भी वो कहेगा अफगानिस्तान का एक नॉर्मल रिक्शा ठेला चलाना रहे, इंडिया मेरा भाई। क्यों है इतना उनको प्रेम? हमने हमेशा उसका साथ दिया, हर भूकंप, हर भूखमरी में। इवन पाकिस्तान गेहूं घट गया था तो हम लोग बाघा बॉर्डर से गेहूं भेज रहे थे, तो लगभग हम लोग 70,000 टन के आसपास गेहूं भेजे थे। तो पाकिस्तान कह रहा था कि नहीं, ये गेहूं पाकिस्तान में खाली होगी, फिर पाकिस्तानी ट्रक से जाएंगे अफगानिस्तान में। तो इंडिया ने रोक दिया, जाएगा तो हमारा ही ट्रक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। फिर उधर अफगानिस्तान वाला गरियाना चालू किया। अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, हम उसकी बहुत हेल्प करते हैं। ईरान हमारा दोस्त है, तो इस बात से भी अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है? अमेरिका की जब बात आती है तो अलग चीज हो जाता है। अमेरिका का मतलब हो गया कि समझिए कि जो उसको करना है करके चला जाएगा, आप सोचते रहिए क्या हुआ है। बट अमेरिका, अगर आप बोल रहे हो कि वो बॉस है, वो अपने हिसाब से चीज़ें चलाता है, तो फिर वो हमें रशिया से दोस्ती मेंटेन करने देता है। तो रशिया से दोस्ती आज से नहीं है ना, रशिया से दोस्ती उस समय से जब यूएसएसआर था। अमूमन जैसे आज की जो जनरेशन को लगता है कि रशिया तो था ही नहीं ना, वो तो यूएसएसआर था। अमेरिका से लोगों ने रशिया को लड़ते देखा कहाँ है? आज की जो जेनजीज पॉपुलेशन, इनके पैदा होने से पहले रशिया टूट चुका था। तो यूएसएसआर था, तो उसके समय अमेरिका खास नहीं पाते थे यहाँ पर। क्यों? उसकी जो जासूसी थी, जासूस किस पे काम करते हैं? जासूस दो ही चीज पे काम करेगा, पैसा और टेक्नोलॉजी। अगर ये नहीं है तो जासूस काम नहीं कर पाएगा। इंडिया में जैसे किसी को आप देखिए, अमेरिका में किसी को है, आप अभी अमेरिका में किसी को आप दीजिएगा 50,000 रुपया दो, हमें बात बताना है, वो देगा? बात नहीं बताएगा। इंडिया में 50,000 में सब बात बता देगा। आपको गांव की जासूसी नहीं करनी है, गांव में बैठना है, किसी एक आदमी पकड़ना है, 10,000 रुपया पकड़ो, सब बात बता देगा। तो जासूसी पैसे पे डिपेंड करता है, और रशिया के पास पैसे खत्म हो गए। हाँ, तब खत्म हो गया, इसीलिए खत्म। ओके, कमिंग टू अमेरिका। अमेरिका ने जैसे बोला कि वो इंडिया को बढ़ने नहीं देगा, तो क्या करेगा वो इंडिया के साथ जो बढ़ने नहीं देगा? प्रॉक्सीज में उलझा के रखेगा। नीचे श्रीलंका है, इधर अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, सबको खत्म करना। भारत को तो म्यांमार को कब्जा कर लेना चाहिए, वहाँ कोई सरकार ही नहीं है। अब म्यांमार हमारा ही था। 1937 के अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत 37 में अलग हुआ, यानी आज़ादी के 10 साल पहले। खत्म करके ले ले, और ईजी भी हो जाएगा। वो बौद्ध लोग हैं, हम लोग बौद्ध कंट्री, महात्मा बुद्ध हमारे यहाँ से। शुरू में क्या होगा, 10 साल तक झंझट होगा, अगली पीढ़ी को लगेगा यहीं पैदा हुए थे। सिक्किम के लोगों को लगता है कि विदेशी थे पहले। हम ही इंडिया में किसी को कह दीजिएगा सिक्किम को अजीत डोभाल लेके आए हैं, तो कहेगा अरे ये कब हुआ है? 30-40 साल में सब भूल जाएंगे। आपको क्या लगता है 20 साल बाद किसी को पता भी चलेगा क्या कि 370 अधिनियम था? आज किसी से पूछिए कोरोना क्या था, तो लोग भूल जाते हैं, हाँ था ऐसा कुछ। क्या हुआ कोरोना में? पूरी दुनिया परेशान थी यहाँ पे। आज किसी को याद रहता है? नहीं, समेट देना चाहिए उसको। कोई सरकार और का नहीं है म्यांमार में। तो
आपको लगता है कि इंडिया की जो अभी पॉलिसी है वो है न्यूट्रलिटी, कि हम सबके दोस्त हैं, हमसे हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, फ्रेंड ऑफ ऑल इज फ्रेंड ऑफ नन? तो आपको लगता है गलत है ये? इंडिया की ओरिजिनल पोजीशन क्या है? आपको क्या लगता है, साइलेंस अच्छी स्ट्रैटेजी की नहीं? साइलेंस अच्छी स्ट्रेटजी जरूर है, बट आपको साइलेंट रहने दे तब तो। अब हो तो सही साइलेंट, किस मैटर पे? हर मैटर पे आप चुप हो। आप जब आपके साथ खराब होता है तब भी चुप रहते हो। वहां पे नहीं, हम बोलना चाहते हैं फिर भी चुप हैं, ये एक अलग चीज होता है, और हम चुप हैं वो अलग चीज होता है। क्या बांग्लादेश में जो हुआ, शेख हसीना की सरकार हटाई गई, क्या हम खुश थे? बावजूद चुप रहना पड़ा, ये गलत था। बांग्लादेश के बगल में म्यांमार में आंग सान सू की, हमारे यहाँ से इंडिया से पड़ी हुई थी, म्यांमार में हमारे फेवर की सरकार थी, वहां हमारे बिना मर्जी की सरकार बनाना पड़ा, हमें चुप रहना पड़ा। हम खुश किस पे थे? नेपाल वाले पे। मार जैनजी सब छोड़ दिया, सब गड़बड़ किया, सब मार के तो हमें जहां हम चाहते हैं वहां है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। श्रीलंका में हम खुश हैं, गिराओ सरकार, बहुत बदतमीज थे सब। तो हमारे दो पड़ोसी में हो गया। पर ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है कि जब आपके साथ बहुत कुछ अच्छा चल रहा है तब भी आप चुप हो, जब बहुत गंदा चल रहा है तब भी आप चुप हो, ताकि आप आपके देश का फायदा देख सको। आप धीरे धीरे फायदा होते जा रहा है दुनिया में ना। इससे क्या होता है ना कि हमारा वो वाला लोग विचार करने में ऐसे सोचता है, अरे वो तो एकदम चुप रहता है। जैसे हमारे दोस्तों में नहीं होता है, कोई एकदम चुप है तो कोई डिसीजन लेना होता है, अरे छोड़ो इसको, एकदम चुप रहता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा वो वाला होने लगता है। और हमारी मजबूरी भी है, ऐसा नहीं है कि हम मतलब ज्यादा दादागिरी कर देंगे। अमेरिका आज हम लोग पे कुछ कर सकते हैं क्या? उठा के दे देगा आदमी एक तो परमाणु बम। ना हम चाइना के साथ कुछ कर सकते हैं। अभी इंडिया को मेन फोकस करना चाहिए अपने पैसे पे, इकोनॉमी पे। तो वो कर तो रहे हैं हम धीरे धीरे, और वहीं पे ध्यान है जहां से हमारा पैसा बन रहा है वहां, इसीलिए हम चुप हैं। तो आज की तारीख के हिसाब से तो ये स्ट्रैटेजी सही है ना? बिल्कुल। लेकिन दिक्कत कब आएगी? जैसे मान के चलिए हम इकोनॉमी पे सही कर रहे हैं और उधर पेट्रोल 100 की जगह 150 हो जाए, तो फिर तो घूम फिर के वही आ जाता है। और हम अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं, और अमेरिका देख लेगा इकोनॉमी पे ध्यान दे रहा है, पाकिस्तान को पैसा देगा, फिर वो एक तो पहलगाम टाइप का कर देगा, फिर डिस्टर्ब कर देता है। तो हम लोग को ना डिस्टर्ब ज्यादा करने लगते हैं सब। और हम लोग की ना ज्योग्राफी भी ऐसी है कि बदतमीजों से हम लोग घिरे हुए हैं। इधर बांग्लादेश है, कुछ भी बोल देगा, कर हम ग्रेटर बांग्लादेश। वो पागल था यूनुस, कह रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, और बिहार को भी शामिल किया था। हम लोग बांग्लादेश को बिहार बना देंगे। पटना को शामिल किया था अपने देश में। हम कह रहे बदतमीज कहेंगे, हम लोग आ जाएंगे ना बिना लुंगी का ले जाएंगे। तो अजीब अजीब ऐसा जिसको मन वो, मतलब आप हिम्मत देखिए उसकी। वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार को और उधर आसाम असम को मिला के कर हम ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। पॉसिबल है? कोई भी कुछ भी बोल देगा, इसका मतलब सही थोड़ी है। तो बोलते रहते हैं लोग अपनी आवाम को खुश करने के लिए। प्रेसिडेंट उसको बोलना एक अलग चीज हो जाता है। आप ऐसे स्टेटमेंट दे दिए, मतलब अपने लोगों को खुश करने के लिए, पोलराइज करने के लिए, थोड़ा भड़काने के लिए करते रहते हैं लोग। हर देश कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इधर भी तो कितने लोग कुछ भी बोलते हैं, अमेरिका में लोग कुछ भी बोलते हैं। अब ऐसे सब बोलते रहते हैं। अब लेकिन नेपाल में जो हुआ वो इंडिया के लिए ठीक है। क्यों? जो करंट सरकार को गिराया गया वो इंडिया के फेवर की थोड़ी थी। तो अब जो बनेगी वो इंडिया फेवर ही। कम से कम जो दुश्मन था वो तो गया, नया आएगा तो देखा जाएगा है या नहीं है। और कौन सा देश अपने लिए अच्छा है? नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ओके। जैसे अमेरिका भी डायरेक्टली इंडिया के लिए तो थ्रेट नहीं है, बट ना वो धीरे धीरे हम लोग की ना नसों को काट रहा है। आप समझेंगे, बांग्लादेश हम लोग से कॉटन खरीदता था, अभी हम लोग से बंद कर दिया, हमारे कॉटन पे टैरिफ लगा दिया, और अमेरिका उसको कॉटन दे रहा है। तो अमेरिका का मेन ऑब्जेक्टिव टैरिफ लगाने का भी तो यही है कि वो उसके एग्रीकल्चरल सीड्स जो हैं वो बेचने हैं। और आज तक चाइना खरीदता था, अब चाइना ने कम कर दिया तो उसको अब दूसरा चाहिए। दूसरा है इंडिया वो करने नहीं देता, क्योंकि इंडिया MSP लगा के रखता है कि हम सस्ते बेचने नहीं देंगे। इसी बात के तो टैरिफ लगा रहा है वो। यही तो उसका दिक्कत है कि टैरिफ पे भी बंद लगा दिया ना। उसके टैरिफ सिस्टम को तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। पर इसी बात की जो लड़ाई थी, उसको तो एग्रीकल्चरल ग्राउंड चाहिए था ना, कि वो उधर की दालें हैं, उधर की सीड्स, उधर की चीज़ें जो आर्टिफिशियली बनाता है सस्ते में, उधर बेचे सस्ते में, ताकि उधर के लोगों को प्रॉफिट हो। और यहाँ और इंडिया एग्रीकल्चर लेता नहीं है। बेचे ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बेचने के लिए सरकार गिरा देता है, ये दिक्कत है। पर वो सस्ते में बेचना चाहता है ना, हम सस्ते में हम लोग से आधे रेट पे प्रोवाइड करा देगा, हमारा किसान मर जाएगा। हाँ, इसीलिए तो हम ले नहीं रहे। अभी तो हम लोग ने ये सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया, वरना टैरिफ के प्रेशर में पता नहीं क्या क्या करा देता हम लोग से। तो उसका सुप्रीम कोर्ट कितना पावरफुल है, क्या इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ऐसा पॉसिबल है?
प्रेसिडेंट के इलीगल घोषित कर दिया। बट क्या हुआ उस बात से? टैरिफ खत्म होगी ना, पूरा 100% खत्म हो गया हर जगह? नहीं चल रही बात नहीं, जो उसने जो मनमौजी लगा दिया था 40%, 150, हाँ वो खत्म हो गया। वो खत्म हो बहुत गया। सारी कंपनीज ने उस पर केस भी किया और इंटरेस्ट के सहित पैसे भी मांग रहे बेइज्जती हो गया उसका। तो उस पर ध्यान भटकाने के लिए तो फिर दूसरी जगह काम कर बहुत जगह पे टैरिफ खत्म करने और एप्स्टीन फाइल का नाम आने की वजह से इधर हो गया, ईरान से लड़ाई हुआ। एप्स्टीन फाइल दब जाएगी। वो लोग तो नॉर्मल है लोग वहाँ पे, एप्स्टीन बदलेगी थोड़ी ना एप्स्टीन पे। एक शराब पीने वाले से शराब नहीं छूटता है, एक नॉर्मल रिक्शा चलाने वाले से बीड़ी नहीं छूटता है। तो ये दुनिया के इतने अमीर लोगों से एप्स्टीन फाइल की आदत छूट जाएगी, बस लोकेशन बदलेगा और स्ट्रिक होंगे सब, कुछ चेंज नहीं होने वाला है और चलता रहेगा और स्ट्रिक हो जाएगा। पब्लिक नहीं चिढ़ेगी एक टाइम पे? पब्लिक को भी तो जवाब देना होगा लोगों को। अमेरिका की पब्लिक क्यों चिढ़ेगी? अमेरिका में अमेरिका का कौन है? ज्यादातर तो बाहर से आए हैं सब। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक ठीक है। किराए के घर में रहने वालों को कॉलोनी में क्या हो रहा है नहीं मतलब होता है। अब जैसे बताओ, इंडिया ब्रिक्स का भी पार्ट है, क्वाड में भी हमारी दोस्ती है, हम G20 भी करते हैं, हम सबसे दोस्ती कर लेते हैं। इन सब का कुछ फायदा होता है? हाँ होता है। क्या फायदा होता है? मतलब कुछ इन्फ्लुएंस होता है सच में कि ये सिर्फ मेंबरशिप रखने की बात? देखिए G20 से तो एक इन्फ्लुएंस बढ़ता है, लेकिन ब्रिक्स से तो सच में फायदा होता है। और ब्रिक्स आने वाले टाइम पे अमेरिका को अगर कोई काउंटर कर सकता है तो ब्रिक्स ही कर सकता है। कलेक्टिव फोर्स है वो, और उसमें ज़्यादातर देश देखिए कि वो लोग हैं जिनके पास फ्यूचर पावर्स है। रशिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अमेरिका है, ब्राज़ील है। ये लोग हैं, ये मतलब पावर होल्ड करते हैं, पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर है। और अगर ये आपस में भी व्यापार करने लगे ना तो उसका डॉलर खत्म हो जाएगा। बट अभी ये ईरान के केस को लेके थोड़े डिवाइडेड है ना लोग। किस में? स्टैंस में, ब्रिक्स में। हाँ, ब्रिक्स का एक तरफा स्टैंस नहीं है, सब लोग एक जगह को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ब्रिक्स की मीटिंग में आएगी तब ना वहाँ एक्सटेंड होगा। अभी तो सारे लोग की कोई मीटिंग नहीं है ब्रिक्स की, तो इसलिए ये लोग अलग अलग कर रहे हैं। और वार टाइम पे कोई क्यों अपने को हाईलाइट करने की कोशिश करे? इंडिया भी तो शांति से यही देख रहा है, भैया मेरा फ्यूल निकाल दो, बस मेरी जहाजों को निकाल दो, मेरा दिल आना। डू यू थिंक वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो गया? वर्ल्ड वॉर 3 में अब क्या कहिएगा? टेक्नोलॉजिकल रूप से देखिएगा तो वर्ल्ड वॉर 3 तो अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी कंट्रोल्ड है। फाइनेंशियल वर्ल्ड वॉर देखिएगा तो अमेरिका के पास फाइनेंशियल कंट्रोल है। अगर मीडिया एंड नैरेटिव का देखिएगा तो वो एप्स्टीन फाइल में भी नाम आके अपने को शान से घूम रहा है। पूरी दुनिया के किसी की हस्बैंड वाइफ को उठा के लेके चला गया, किडनैप करके राष्ट्रपति को, फिर भी सब ठीक ठाक चल रहा है। प्रेसिडेंट को बम से उड़ा दे रहा है, फिर भी ठीक है। तो नैरेटिव के बारे में तो जीत ही गया है। अब मतलब जमीन पे उतर के मारने के लिए कौन लड़ेगा आज के टाइम पे? अब तो हवाई जहाज का भी जमाना चला गया, ड्रोन का आ गया। 10 साल और रुकेंगे लोग तो फिर आर्मी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो वो लोग सीधे रोबोट लड़ेंगे। एयरफोर्स अब कहाँ यूज हो रही है ज़्यादा? बेसिकली एयरफोर्स अब इंफ्रास्ट्रक्चर को मारने में खत्म हुआ, तो ड्रोन आ गया सब। हाँ, थोड़ा टाइम बाद ये तो बहुत बड़ा और बड़ा हो जाएगा। अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो इतना ड्रोन बनता है। बाद में ये फाइटर से बड़े बड़े ड्रोन बनेंगे, 6th जनरेशन ड्रोन। अभी 6th जनरेशन फाइटर बन रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह कुछ होगा ही नहीं, चल ही रहा है। मतलब जो है यही है, पार्ट बाई पार्ट चल ही रहा है। क्योंकि रशिया यूक्रेन चल रहा है, ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका चल रहा है, फिर आपका छोटे छोटे देशों में चेंज हो रही है सारी बातें। यूरोप वाले जो है, अफगानिस्तान पाकिस्तान में कुछ ना कुछ चल रहा है। देखिए ये यूरोप वाले हैं सब ना, ये नैरेटिव गजब सेट करते हैं सब। मतलब आप समझिए कि यूरोप में लड़ाई हुआ, कह रहा है वर्ल्ड वार। लड़ाई कहाँ हुआ था? यूरोप में। कह रहा है वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार 2 कहाँ लड़ा गया था? यूरोप में। कह रहा है वर्ल्ड वार। तो इनका नैरेटिव अजीब लेवल का होता है। ये किसी को मतलब मारना रहेगा तो कुछ भी बोल देंगे सब, अपनी गलती ना लगे, यूरोप वार ना सुनाई दे, इसलिए वर्ल्ड वार घोषित करती है इसको। वर्ल्ड को क्या हुआ था? वर्ल्ड वार में इकोनॉमिकल डैमेज हुआ था। तो लड़ाई में तो किसी का भी होगा। ईरान और अमेरिका की लड़ाई में हमारे यहाँ LPG सिलेंडर की क्राइसिस हो गई, तो क्या हम कह देंगे एशिया वार? नहीं हुआ यार। तो ये नैरेटिव सेट करते हैं सब कि यूरोप के वार को वर्ल्ड वार घोषित कर देते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड अगर ये वॉर और बड़ा हो गया तो इंडिया किसकी साइड लेगा, आपको क्या लगता है? महंगाई बढ़ेगी और अगर लंबा खींचा तो अमेरिका फंस जाएगा। इंडिया के लिए क्या, हम किसकी साइड लेंगे फिर? हम लोग न्यूट्रल ही रहेंगे।
कुछ भी हो जाए, न्यूट्रल ही रहेंगे। क्योंकि न्यूट्रल ना रहने ब्रिक्स के साथ है ना अमेरिका के नहीं, साथ है। हम इसलिए न्यूट्रल रहेंगे ना कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। हम ऑयल पे अरब देशों पे डिपेंड हैं, हथियार पर रूस और अमेरिका दोनों पे डिपेंड है, इंपोर्ट के लिए चाइना पे डिपेंड है, और वही अगर देखेंगे मीडिया, सोशल मीडिया, ये टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका पे डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, अनाजों पे हम डिपेंडेंट, हम खाएंगे अपना बस। नहीं, ये और चीजें, बट मेजर चीजों को अगर देखें तो ऐसे कल तक हम लोग ड्रोन पे भी डिपेंडेंट थे, आज ड्रोन पे इंडिपेंडेंट हो गए। तो हम लोग भी कर रहे हैं पीछे से काम, हम लोग भी। लेकिन एक चीज आप गौर करके देखेंगे, जहां जहां इंडिया को ये लगता था ना कि हम पीछे हैं, प्राइवेट कंपनियों ने आके उसको ठीक किया। जैसे अब जैसे इसरो के जगह जो अभी एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, जिस रॉकेट को बनाने में नासा को 20 साल लगा, वो 3D प्रिंटर से 10 मिनट में बना दिया डिजाइन उसका। तो प्राइवेट कंपनी, शेषनाग ड्रोन, इतना बेहतरीन ड्रोन है हम लोग का, वो प्राइवेट कंपनी बना रही है। तो ये चीजें जो है ना कि अभी हम लोग को प्राइवेटलाइजेशन को, डिफेंस सेक्टर, अमेरिका में आगे कौन है? कोई सरकारी कंपनी ने बनाया है क्या? बोइंग और ये सब जहाज वगैरह, सरकारी जहाज बना देंगे से तो अपने रडार में नहीं दिखेगा वो। दुश्मन के रडार में दिख जाएगा, अपने में नहीं दिखेगा उसको। तो ये हमारे यहाँ ना एक दिमाग में बैठा के रखा गया, एक लंबे समय तक ना प्राइवेट को मौका नहीं दिया गया। आज बताइए, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हैं कि प्राइवेट? लेकिन फिर भी सरकार को पता नहीं है। सरकार एयर इंडिया को प्राइवेट से लेके सरकारी की लोग फिर वापस वहीं भेजनी पड़ी थी यहाँ पे। तो ये एक ओपन माहौल होना चाहिए। हो तो रहा है धीरे धीरे, बट फेवरिज्म नहीं होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में भी फेवरिज्म नहीं होना चाहिए कि एक, वो हर देश में नहीं होता फेवरेटिज्म, हर देश में फेवरेटिज्म होता है प्राइवेटाइजेशन। बट एक चीज होता है ना कि हर देश में अगर हो, जैसे अमेरिका में फायदा क्या है, इलॉन मस्क कहाँ भागेगा? हम अमेरिका में इलॉन मस्क का फेवर भी कर दे, जेफ बेजोस का फेवर भी कर दे, सबका वो भागेगा अमेरिका। हमारे यहाँ आप फेवर करके किसी को बड़ा कर देंगे, भाग जाएगा वो। तो फेवर करने से प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को क्या दिक्कत है? अगर इंडिया में 10 अरबपति आज कल को लंदन भाग गए, हम लोग क्या करेंगे? और आपको बिलीव नहीं होगा, जितने बड़े उद्योगपति सबका लंदन में अपना विला घर बना हुआ है पहले से, बस टिकट कराना बाकी है, किसी दिन शिफ्ट हो जाएगा। बट थैंक यू सो मच सर, फिर बहुत मजा आया आपसे बात करके, बढ़िया लगा हमको भी बहुत। थैंक यू। आपने पटना बुलाया, अब आज लिट्टी चोखा खिलाओ। हाँ एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कैसा लगा पटना? अरे बहुत, अभी तो आए हैं, बस बढ़िया। हमने बोला था ये नहीं, यूजुअली ऐसे फ्लाइट में ना ठंड लगती है, तो फिर ऐसे ऊपर हम जैकेट ओढ़ के आ जाते हैं। अच्छा। कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। पिछली बार हमने बात करी थी हम आएंगे पटना इस बार। हाँ। ये हम कैसे लग रहे हैं जिसको? अरे बढ़िया लग रहे हो। अच्छा लग रहा है। मैं यूरोप में जाओगे, बढ़िया लगेगी। भिजवाता हूँ आपको, ठीक है? एक आपने कहीं पे बात बोली, मैंने कोई आपका सिर्फ ऐसे चलते फिरते व्हाट्सएप पे फोटो नहीं आता, उस पे आया था और बहुत कमाल की बात लगी। क्या? आपने बोला कि जिन लड़कों को दहेज में गाड़ी मिलती है वो पिंक नंबर प्लेट लगवाते। क्यों बोला ऐसे? कहाँ से आइडिया? दहेज ले ही रहे ना, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अब बच्चों का कहना है कि एलिमनी पे हो, आप आइडिया तो एलिमनी पे। एलिमनी शुड बी केवल मेंटेनेंस के लिए। जब एलिमनी का मिसयूज होता है, गलत है। जैसे एक होता है कि आप जॉब नहीं है, ऑब्वियस भाई उसको सर्वाइवल के लिए कुछ चाहिए। एक महिला 6.5 लाख रुपए मंथली मांगी थी, प्रेसिडेंट की सैलरी अपनी या राष्ट्रपति की 5 लाख। तो ऐसी महिलाएं पूरी महिला समाज को गलत बता देती हैं। इससे क्या होता है ना, जो रियल एलिमनी होनी चाहिए वो मारे जाते हैं। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। अब आपको पता है आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह हम और भी वैल्यूएबल गेस्ट लाते रहें। नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ कि इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो हम इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में लेके आए। एंड ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसको अपनी लाइफ में इससे कुछ बेटर चेंज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट।